जैसा कि आप कल आज का इवेंट का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी, जिम्मेदार वालिदैन और माशरे की तामीर। और इस इवेंट का मकसद ये है कि आज हमारी तकरीब जो है वो असल में वालिदैन और बच्चों के बारे में है। वालिदैन और बच्चों का आपस में मजबूत रिश्ता कायम हो और मौजूदा वक्त में माँ बाप और बच्चों को जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल निकालना है, ताकि बच्चों की बेहतरीन परवरिश हो और एक हेल्दी कम्युनिटी और सोसाइटी कायम हो। कुरान की तिलावत के लिए मैं मिसेस अफरोज को दावत देती हूँ और प्रोग्राम की बाकायदा जो है हम आगाज कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। मिसेस अफरोज प्लीज आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। तर्जुमा, जब अल्लाह की मदद और फतह आए और तू लोगों को दीने खुदा में फौज दर फौज दाखिल होता देखे तो अपने रब की तारीफ में लग जा और उसे बख्शीश मांग, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन मिसेस अफरोज। अब मैं अपने वेलकम स्पीच के लिए मासा वेलफेयर सोसाइटी, मेमन वेलफेयर सोसाइटी मासा के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सादिक सोराटिया को आगे आने की दावत देती हूँ, जो मासा के एक यंग और एनर्जेटिक सोशल वर्कर हैं और ये हमेशा कम्युनिटी और मुख्तलिफ मेमन ऑर्गेनाइजेशन को अपनी खिदमात पेश करते हैं और इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मिस्टर सादिक सोराटिया यंग जनरेशन की हौसला अफजाई करने के अलावा जहेज जैसी बुराई को सोसाइटी से मिटाने के लिए अनथक मेहनत भी कर रहे हैं और इस बात पर हम सब उनको अप्रिशिएट करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सिकंदर सोराटिया, सादिक सोराटिया सॉरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सादिक सोराटिया, जनरल सेक्रेटरी ऑफ MWS मासा मेमन वेलफेयर सोसाइटी सऊदी अरबिया का आप सबका वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी होम इज़ ए यूनिवर्सिटी और एवरी पेरेंट्स आर द टीचर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोग की जो मेंबर्स है वो यही टॉपिक पे ये सेमिनार लेके आए हैं। मैं अपने मासा पेट्रॉन, बोर्ड मेंबर, इवेंट कमेटी का वेलकम करता हूं और मैं वेलकम करता हूं आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर साहिस्ता का, और मैं वेलकम करता हूं हमारे अदर स्पीकर्स का, और मैं वेलकम करता हूं हमारे मीडिया पार्टनर्स, और मैं वेलकम करता हूं आज के हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर मिसिस मोहम्मद कबीर का। और मैं आज ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि जो वक्त देना है वो आज हम लोग हमारे स्पीकर्स को देना है, इसलिए मैं आज स्टेज पे वेलकम करूँगा हमारे प्रेसिडेंट साहब को, जो आपको मासा की एक्टिविटीज़ से आगाज़ करेंगे और इसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह प्रोग्राम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे स्पॉन्सर मोहम्मद कबीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया और हमारी हौसला अफजाई की। अब मैं
मासा के प्रेसिडेंट मिस्टर शुएब सिकंदर, जो एक जद्दा के मौजूद बिजनेसमैन है और जनवरी 2021 से एज अ प्रेसिडेंट मेमन वेलफेयर सोसाइटी मासा को अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। मिस्टर शुएब छोटी सी उम्र से फलाही कामों से मुंसलिक रहे हैं और इनके बारे में मुझे ये बात कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि इन्होंने इंसानियत के अजीम लीडर मौलाना एदी साहब की डायरेक्ट निगरानी में फलाही कामों में अपनी खिदमत पेश की है और इसके लिए हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इंसानियत की खिदमत के लिए इनकी मोहब्बत, जज्बा और लगन बेमिसाल है। ये हमारे एजाज की बात है कि मिस्टर शुएब आज की तकरीब में हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनको हमारे साथ इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए दावत देती हूँ। प्लीज वेलकम प्रेसिडेंट मासा मिस्टर शुएब सिकंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन, नाज़रीन और शामीन को अस्सलाम वालेकुम। और हमारे जो स्पॉन्सर हैं, हमारे मेंबर्स, हमारे मासा के मेंबर्स और हमारे मीडिया वाले, सबको मेरी तरफ से सलाम वालेकुम। यूँ तो मासा हर किस्म के वेलफेयर कामों में आपको तैयार मिलेगी, लेकिन इस मर्तबा हमारी लेडीज़ ने कुछ स्पेशल तैयार किया है ये प्रोग्राम। तो इसके लिए भी मैं मासा लेडीज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हिम्मत की और एक कदम आगे बढ़ाया। मासा मुख्तलिफ वेलफेयर के काम करती रही है और इस मर्तबा जो हमारे बड़ों ने एक फैसला किया था कि अब मासा की जो भागदौड़ वो नौजवानों के हाथ में दे दे। तो 1 जनवरी से हमने तकरीबन सारे हमारे जो मेंबर्स हैं वो नौजवानों को आगे ले आए हैं और मुझे इनकी निगरानी के लिए सदर बना दिया है ताकि एक आदमी जो एक्सपीरियंस हो तो इनको संभाल सके अगर कहीं गलती हो तो। लेकिन माशाल्लाह आज के नौजवान तो सबको पीछे ही छोड़ देते हैं। तो मासा ने मुख्तलिफ किस्म के वेलफेयर के काम किए। जब हम पिछले जो हम थे कि हम लोग यूज क्लॉथ जमा करते थे यहाँ पे और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सोमालिया वगैरह भेजते रहते थे। जब से हम इन नौजवानों को हमने ये क़यादत सौंपी है और टीम वर्क किया है तो मैंने इनको टारगेट दिया था 5000 किलो का और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर इन्होंने 3200 किलो का टारगेट पूरा किया है। इसी तरह दूसरी जैसे मेडिसिन थी, पहले मेडिसिन हमारे पास कोई अमाउंट तकरीबन 10-12-15 हज़ार रियाल की हम मेडिसिन जमा करते थे, अनयूज मेडिसिन जो हम पाकिस्तान वेलफेयर वालों को देते थे। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में हमने इसको तकरीबन 15,000 रियाल से ऊपर यूज मेडिसिन जो नॉन यूज मेडिसिन जमा की। तो नौजवानों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो नया टॉपिक जो मौजूद जो ये है इस मरतबा पेरेंटल, तो इसलिए मैं मासा लेडीज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक नई राह दिखाई और पूरा डिजाइन इन्होंने, फिक्र तो किसी और की थी लेकिन डिजाइन सारी मासा लेडीज ने की। और आइंदा भी अगर मैं तमाम खवातीन व हजरात से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा आपके जहन में भी कोई ऐसा आइडिया हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर लेडीज़ को कोई ऐसी आइडिया है तो मासा लेडीज़ से कांटेक्ट करें। आइडिया आपकी होगी, डिज़ाइन मासा लेडीज़ का होगा और फ़ायदा आवाम का होगा। ये जो मौजू है, ये टॉपिक जो है हमने बहुत करीब से लोगों को देखा है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से मासा में ट्रेजरर रहा हूँ। तो हर किस्म की जो आप ये समझ लें कि मासा में जो इधर जद्दा के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो लोग परेशान हाल है, चाहे वो काम से हो, चाहे टिकट से हो, चाहे मेडिकल में हो, तो मेरा उनसे कांटेक्ट रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के
मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीने 4-6 महीनों से मुझे जो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंस हुए हैं, तो मैं बचपन से ही मौलाना अब्दुल सत्तार रेजी के साथ काम करता रहा हूँ। अच्छा, मेरी ऐसी अप्रोच है कि मैं किसी लाश या मैयत या किसी को भी देख लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा नॉर्मल है, इंसान ने मरना है, मैं कभी घबराता नहीं इस सिलसिले में। लेकिन इस मरतबा मेरे साथ भी 2-3 वाकयात ऐसे हो गए कि मैं अपने आप को जो चैंपियन समझ रहा था, तो मुझे कहा था मुझे बहुत कुछ सीखना है हमारी अपनी मार्केट से। मैं आपको एक मामूली बात बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो पेरेंट्स को पेरेंट्स बिल्कुल इसी तरह हैं जैसे आप ये स्पिरिट यूनिट देख रहे हैं। ये स्पिरिट यूनिट, एक यूनिट इंडोर होता है, एक यूनिट आउटडोर होता है। अगर ये दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे चलेंगे तो आपका रूम का टेम्परेचर अच्छा और नॉर्मल अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर आपने एक दूसरे के अगेंस्ट चले तो रूम का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा और गर्मी की वजह से रूम में रहने वाले सबको तकलीफ होगी। इसी तरह पेरेंट्स है, पेरेंट्स अगर अपनी एक दूसरे की हैसियत को चैलेंज नहीं करेंगे, एक दूसरे की हैसियत को समझेंगे, तो कभी भी आपके बच्चे आपके खराब नहीं होंगे। क्योंकि आपकी लड़ाई, आपके झगड़ा आपके बच्चों को खराब कर देता है। और आजकल सारा कंप्यूटर का जमाना है, बच्चे उनका हल हम आपसे नहीं पूछते। पहले के जो बच्चे होते थे वो अपने बाप दादाओं से, बड़ों से पूछ रहे थे। आज वो बच्चे अपने हर चीज का हल गूगल से पूछते हैं। वो इसी चक्कर में वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं और इनके इतने भयानक नतीजे सामने आते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ। अभी पिछले 2 महीने पहले की बात है, मैं एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमारी जमात के बड़े हैं, आप मेरा फैसला करें, मैं मुश्किल में हूँ। मैंने सोचा क्या होगा उसके साथ, ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी या मियाँ बीवी का झगड़ा होगा या बच्चों का झगड़ा होगा, मतलब नॉर्मल से या कामे का चक्कर होगा। मैंने कहा जी फरमाइए। बोला मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे अपनी माँ के साथ इनका ताल्लुक नाजायज हो गया है, मतलब वो माँ के साथ नाजायज ताल्लुकात उन्होंने कायम कर दिए अपनी सगी माँ के साथ। मैंने कहा जनाब आप होश में तो हैं? मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा आप जनाब आप होश में तो हैं, आप क्या कह रहे हैं? बोलता नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं आपके लिए, मेरे तो हाथ पांव वैसे ही काम कर। मैंने कहा ये क्या केस लेकर आ गया, ये केस तो मेरी जिंदगी में तो कभी ऐसा कोई केस आया नहीं जो इस तरह का हो। मैंने कहा जनाब मैं क्या करूं आपके लिए? बोला आप मेरे बच्चों को समझाएं कि ये गुनाह अजीम है, आप इनको। मैंने कहा ठीक है। अब मैं सारा दिन रात सो ना सका कि मैं उनके बच्चों को क्या समझाऊं कि आपके अपनी माँ के साथ मैं क्या बोलूं, उनको बोलूं क्या मैं। अब मैं 2 दिन तक इसी ससो पेंच में पड़ा रहा। मैंने कहा अल्लाह ताला से दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह मुझे इस चक्कर से निकाले, मैं इस चक्कर में फंस गया हूं। तो जब मैंने, अल्लाह करे ये हुआ कि एक दूसरे दिन उसके बच्चों का फोन आ गया मेरे पास, बोले अंकल आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने उनको मुलाकात का टाइम दिया, वो आए। बोला हमारा बाप हम पे ये इल्जाम लगा रहा है कि हम अपनी माँ के साथ हमने नाजायज ताल्लुकात पैदा कर लिए। तो मैंने कहा कि फिर आप क्या करते हैं और आपकी वालदा क्या बोलती है? बोला मेरी वालदा तो हमारे डर के वो हमारी शिकल नहीं देखती, और खाना खाने के टाइम पे बैठे तो मेरा बाप डंडा लेके बैठता है, और अगर हमारी माँ से हमने कोई बात भी की या कोई ऐसी बात हो गई या कोई प्लेट मांगते हुए या खाना मांगते हुए हाथ टच हो गया तो हमको डंडे से मारते हैं। मैंने कहा अब मैं इनको क्या कहूँ? मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? बोला हमारा इसको हमें मुसीबत से निजात दिलाएं। मैं कहा ठीक है, मैं आपके वालिद के उस्ताद को जानता हूँ, उनके पास चलते हैं। मैंने उनको उनके पास भेज दिया। उन्होंने क्या कहा कि आपका वालिद पागल हो गया। उन्होंने इनको ये जवाब दिया। वो शख्स 4 दिन के बाद फिर मेरे पास आया कि मेरे बच्चों ने आपसे मुलाकात की, हाँ आपने क्या किया? मैंने कहा जनाब आप ऐसी बात ना करें, मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप कुछ गलत किस्म की बात कर रहे हैं। मेरे ये बात नहीं है जो आप मुझसे कर रहे हैं। बोलता नहीं ये है, और मैंने कल भी बच्चों को मारा है, वो इतना मारा है कि एक का हाथ तोड़ दिया। तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा देखिए जनाब आप जो हरकत कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि कल आपके बच्चे आपको मारेंगे। वो नाराज होके चला गया मेरे से। 2 दिन के बाद वही शख्स वापिस मेरे पास आया, उसका मुंह सूजा हुआ, हाथ पैर सूजे हुए, वाह बोला मुझे मेरे बच्चों ने मारा है और घर से निकाल दिया है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? अब वो कह रहा है कि आप मेरे बच्चों को समझाएं
कि बाप को मारना गुनाह अजीम है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बच्चों को बुलाया, बच्चों से बातचीत की। जब मैंने उनसे बातचीत की और उनके सारा इंटरव्यू, तो मसला मेरी समझ में आ गया। मैंने बच्चों को समझाया कि आपका मसला ये है। मेरा वो मसला हल हो गया, बाप घर में पहुंच गया। लेकिन अब जब पता चला कि सिर्फ अपनी बीवी को दबाव में लाने के लिए मेरे अंडर में रहे, मेरे हुक्म माने, मेरा सब कुछ करे, इस वजह से इसने ये इल्जाम लगाया था। मैंने उस शख्स को कहा कि मैंने कहा आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, आपने इल्जाम लगा दिया, बीवी को भी डरा दिया, अब आपके बच्चों का क्या होगा? अब आपके बच्चों का क्या होगा? उनका फ्यूचर क्या और उनके बच्चों का क्या होगा? तो अब देखें कि लोग अपना दबाव डालने के लिए बीवी पर क्या क्या हरकतें करते हैं और ये नहीं सोचते कि वो बच्चे, उनकी ज़हनी हालत क्या हो। अब वो घर में ये हो गया है कि जब वो आज शख्स घर में दाखिल होता है तो ना बच्चे बात करते हैं ना बीवी बात करती है। बस मसला ये हल हो गया कि उनको अलग रूम मिल गया, उनको है ना बस रहने के लिए मिल गया, सारी चीजें खराब हो गई। तो जो हमारे पैटर्न है, जो भी हमारे वालिद या जो भी मियाँ बीवी हैं, वो जनाब आपके अपने मसाइल आपने अपने बेडरूम में तय कर ले, बच्चों तक इसका असरात ना जाने दें, क्योंकि बच्चों तक असरात जाएंगे तो जारी बात है वो इसका हल मांगेंगे। वो हल अगर इनको कहीं और नहीं मिलेगा तो वो गूगल की तरफ जाएंगे, तो गूगल की तरफ से भी गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। इसी तरह अभी पिछले महीने एक साहब ने मुझे कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे इनके लिए रिश्ता चाहिए। मैंने एक रिश्ता इनको बताया, इंजीनियर से एक साहब, उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा कि भाई हम है ना, पहले हम इसको घर पे नहीं बुलाएंगे, पहले बाहर देखेंगे। लड़के वालों ने कहा लड़की को बाहर दिखा देंगे ताकि अगर पसंद आए तो बात करेंगे, क्योंकि इनकार करना किसी बच्ची के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने इनको एक जगह शॉपिंग सेंटर पर बुलवाया, दोनों को टाइमिंग बता दिए मैंने। वो दोनों मिल गए, जो लड़के की वालदा थी उन लड़की को देख लिया। उस टाइम पे लड़की की वालदा थी, वो गाड़ी से नहीं उतरी। उन्होंने कहा मुझे ये रिश्ता नहीं करना, बगैर देखे बगैर सुने। घर पहुंचे, दूसरे दिन लड़की के वालिद मेरे पास आए, शोएब भाई मेरी बीवी ने अपनी बच्चियों को कहा है कि तुम वालिद जो रिश्ता लेकर आए हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना। तुम्हारे वालिद तुम्हारा रिश्ता नहीं करा रहे, तुम्हें बेच रहे हैं, तुम्हारा सौदा कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी बेगम को बोले, इनको समझाएं। तो उन्होंने हमें भी ब्लॉक कर दिया। मैं इनके वालिद पे घर हुआ, मैंने कहा आपकी बेगम कैसी बातें, हमने तो रिश्ते के लिए कहा हुआ था, आपको नहीं पसंद ना बोल देते। तो वजह यह थी कि वो लड़की 3000 रियाल कमा रही थी, उसकी बेगम बोल रही है कि ये 3000 रियाल कमा रही है और लोग जो सामने वाले हैं उसके पैसे देख के इसकी शादी कर रहे हैं और मैं हरगिज नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि पैसे देख के तुम पैसे खुद रख लेना। तो बोलता नहीं, मैंने शादी नहीं करनी कि तुम्हारा बाप सही नहीं है, तुम्हारा बाप जो भी रिश्ता लाएगा मैं कबूल नहीं करूंगी। क्यों? कि वो शोहर लाया है, शोहर को नीचा दिखाना है, तो इसीलिए। तो ये जो चीजें होती हैं, पेरेंट्स अपने झगड़ों में बच्चों का नुकसान कर देते हैं। अब मैं एक थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आगे दूसरे स्पीकर्स हैं, मैं तो अपने चंद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। एक खास बात मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ बेटियों वालों के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है और काफी जगह से एक्सपीरियंस मेरा ये हुआ है, क्योंकि हम लोग मासा रिश्ते भी करवाती है, शादी ब्याह के मामले में इन्वॉल्व भी होती है। कुछ 2-3 ऐसे लोग थे जिनके पास मैंने रिश्ते भेजे बच्चियों के लिए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि रिश्ते सही नहीं है। फिर भेजे, फिर रिजेक्ट कर दिए, फिर भेजे, फिर रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, इसी तरह 1-1.5 साल निकल गए, 3-4 रिश्ते भेजे। एक दिन वो साहब मेरे पास आए, शोएब भाई घर में बड़ी मुश्किल हो गई है। देखिए बेटियां होती है फूलों की मांदे, वो खुश रहती हैं तो बाप भी खुश रहता है, लेकिन अगर बेटी जुबान से कुछ बोल दे तो बाप को बहुत भारी लगता है, क्योंकि वो बड़ा सदमे में आ जाता है कि बेटी मेरे को बोले। लड़का तो बोल देता, लड़के का मसला नहीं है। तो उन्होंने शिकायत की कि हमारी बेटी हमसे ये लड़ रही है कि तुम हमारे रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं आज 22 साल की हो गई, आप लोगों ने अभी तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढा।
मैंने कहा ताजुब की बात है, मैंने आपके पास 4-6 रिश्ते भिजवाए थे, आपने बच्ची को नहीं बताया था। बोलते नहीं मैंने बच्ची को नहीं बताया था हम लोगों ने। मैंने कहा क्यों? बोला कोई अच्छा रिश्ता होगा ना फिर बताएंगे। मैंने कहा भाई अच्छा आए या बुरा आए आप बच्चों को जरूर बताएं, उनसे मशवरा भी लें कि ये अब रिश्ता आया है, हमें अच्छा नहीं लगा है इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। बच्ची आपको कभी ना नहीं बोलेगी, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि आप इनके लिए मेहनत कर रहे हैं। जब बच्चों को पता ही नहीं होगा तो क्या होगा? आपने आजकल सुना होगा, देखा होगा कि हर बच्चा, अक्सर मैंने टीवी पे ऐसे प्रोग्राम देखे कि बच्चा बोलते हैं माँ बाप मेरे से मोहब्बत नहीं करते। तो आपको कैसे पता? बोले उन्होंने कभी आई लव यू नहीं बोला। यानी बोलना जरूरी है। आप शादी ना करें बच्ची की कहीं भी, आपकी मर्जी है, लेकिन आप बच्ची को बताएंगे हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो मुतमईन रहती। ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं। तो मुझे उनके घरों पे जाना पड़ा, मुझे अपने व्हाट्सएप दिखाने पड़े कि बेटा तुम्हारे माँ बाप ने ये किया था। तो बोले मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए बेटियों वालों से मेरा यही है कि आप है ना जो भी रिश्ता आप आपकी मर्जी से करें, लेकिन बच्चों को जरूर बताएं। अगर आपके घर में लड़का भी तो उसको भी बताएं कि आपकी बहन के लिए हम रिश्ता लेकर आए, ये ढूंढ रहे हैं। उनको पता चलता है कि हमारे माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो ये मेरा कहने का यह था। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मियाँ बीवी जो भी हैं वो एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की जो हैसियत है उसको तस्लीम करें। बगैर एक पहिए के गाड़ी नहीं चलेगी जब तक दोनों पहिए ना हो। तो यही इतना ही मेरा कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप सब लोगों का कि आपने मुझे इतना सुना। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। अब मैं हेड ऑफ लेडीज विंग मिसेस इरम तौफीक को दावत देती हूँ और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिसेस इरम लेडीज विंग की प्रेसिडेंट हैं और वो 18 साल से 18 ईयर से एज ए एजुकेशनिस्ट अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। 18 ईयर से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अपनी टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। मिसेस इरम माशाल्लाह एक्टिव सोशल वर्कर हैं जिन्होंने कराची में मुख्तलिफ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी खिदमात पेश की और जिद्दा में भी मासा लेडीज विंग में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आज की तकरीब में मिसेस इरम हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की रोशनी में आजकल के टीनएजर्स को पेश आने वाले प्रॉब्लम से हमें आगाह करेंगी और इस सिचुएशन में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इस बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। प्लीज वेलकम मिस इरम तौफीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी मासा कोर कमेटी और ख़ास तौर पे हमारे सारे मासा बोर्ड मेंबर्स का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग इस अहम मौजू के ऊपर इस सेमिनार का इनेकाद करें। आज का ये मौजू इस हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमारे टीनएजर्स और बाकी सारे बच्चे फेस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ ही मैं ना सिर्फ मासा मेंबर्स का जो है मैं शुक्रिया अदा करूंगी बल्कि तमाम हमारे सारे गेस्ट जो यहाँ पर आए, मीडिया वाले और इसके अलावा हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं और जिन लोगों ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जब आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। इसके बाद मैं ये बात करती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी कि ये इस टॉपिक पे सेमिनार मुनाकिद करने की हमें क्यों जरूरत महसूस हुई। जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में ये बात हुई कि मैं पिछले 18 सालों से टीचिंग के प्रोफेशन से हूँ और मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को मैंने पढ़ाया है प्रोफेशनली। इसके अलावा तो टीचिंग तो बहुत पहले से है, तो सैकड़ों ही स्टूडेंट्स मेरे पास से होकर गुजरे हैं। तो इस 18 साल के एक्सपीरियंस के दौरान मेरी जिंदगी में एक ऐसा सबसे द मोस्ट चैलेंजिंग इवेंट विच आई हैड टू इनकाउंटर, जो मुझे फेस करना पड़ा कि जब मैं बिल्कुल
बिल्कुल आप कहना कि आई वाज टोटली ब्लैंक, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उस मसले का क्या हल निकालूं, जब एक बच्ची मेरे पास वो अपना मसला लेकर आई। और जब वो मेरे पास वो मसला लेकर आई तो उसके बाद मुझे था कि नहीं, अब जिहाद करने का वक्त आ चुका है। हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप लोग जो यहाँ पर हैं, बिलीव मी, ये जिहाद है। ये आप इस बात को समझे, जिहाद सिर्फ ये नहीं कि हम तलवारें लेकर निकल गए और सारी चीजें। हम अगर अपने एक बच्चे की सही पेरेंटिंग कर लेते हैं, उसे सही समझा देते हैं, तो ये जिहाद है कि यू आर एडिंग अ वैल्यूएबल पर्सन इन अ सोसाइटी। तो ये चीज है हमारे पास। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, पहले आप सब यहाँ पे पेरेंट्स हैं और हमने, हमारा पर्पस ये था कि हम पेरेंट्स से जो है वो इस प्रोग्राम में हम कोई साइंटिफिक बातें नहीं कर रहे, हम कोई बेसिक आप कह लीजिए कि कोई ऐसी टर्म्स हम लोग नहीं लेकर आ रहे हैं। हम सारे के सारे नॉर्मल पीपल हैं, कॉमन पीपल, हम सबके मसले एक हैं, हम सबका कल्चर एक है, सारी चीजें हमारी एक हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब कि डोंट एक्सपेक्ट कि कोई साइंटिफिक बात हो रही है, ये सिर्फ रोजमर्रा के, जिस तरह प्रेसिडेंट मासा ने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए, तो हम सारे स्पीकर्स यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एज अ पेरेंट आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे क्या हों? कुछ जवाब देगा मुझे हाजरीन में से यहाँ पर जो है बैठे हुए? जी कोई देगा? एक मिनट वो माइक ऑन हो जाए। सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे पूरा लॉयल है, हमारे साथ सिंसियर हो, हमारी बातें माने, उसको गाइड कर सके, उसके साथ वो अपने आप को उसके साथ ढाल सके। वो हमारे लिए सिंसियर है। जी ठीक है, तो मतलब एक ये चीज हो गई कि जी हमारे साथ वो सिंसियर रहे। कोई और शेयर करना चाहेगा? और क्या चाहते हैं आप? वहाँ पे जो है माइक उधर दें, आई होप सो कि कुछ आंसर हमें वहां से मिलेगा। मैं सोचती हूँ कि अपने बच्चों के लिए आई एक्सपेक्ट कि आज हम हैं, कल शायद हम नहीं होंगे। तो जब हम अपने बच्चों को कोई भी चीज सिखाते हैं तो when they go forward, they are responsible and they pass it on the good practices. क्योंकि हम उनकी तरबियत है अच्छी, तो वो आगे और बढ़ाएगा। सही, go on till you know the lower levels. ठीक है, यानी कि गुड वैल्यूज, एक्चुअली we want to inculcate good values in our children. Okay, anyone else please? अभी तक मुझे रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिला है। जी कोई और यहाँ से? मोहम्मद बदी भाई, मैं आपको देख रही हूँ वहां पे जो है, अगर जी प्लीज। वालेकुम सलाम। सही, ठीक है, ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू बदी भाई। सो बेसिकली बदी भाई का जो कहना है और बाकी लोगों ने जो पेरेंट्स ने बात की कि जी हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो दीन और दुनिया में कामयाब हो। अगर मैं उसको एक इन अ नटशेल, राइट, यही चीज है ना हमारी, कि हमारे बच्चे दीन और दुनिया में जो है वो कामयाब हो। तो अब मैं आती हूँ कि जी वो जो मैंने आपसे बात की कि द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ एज अ टीचर। बच्ची मेरे पास आती है ए लेवल्स की, आपको पता है टीनेजर्स होते हैं ये बच्चे मोस्टली, और मेरे पास आई और उस बच्चे ने कहा कि मिस आप प्लीज मेरी हेल्प करें, मुझे बचा लें। तो मैं बड़ी परेशान, अच्छा उस दिन मेरा बड़ा टायरिंग डे था स्कूल की वजह से, तो मैं खुद परेशान हो गई। मैंने कहा अच्छा क्या है, मैं उसे दूसरे कमरे में लेकर आ गई। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या हुआ?
अब एक बच्ची अगर आपके पास आके ये बात बोलती है कि जी मिस मुझे बचा लें, मेरी हेल्प कर दें, आप ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हैं? पहली चीज कि भाई माँ बाप के साथ कोई झगड़ा हो गया। एक्सट्रीम पे आप क्या सोच सकते हैं? एज अ गर्ल एक्सट्रीम पे आप यही सोच सकते हैं ना कि खुदा ना खास्ता उस बच्ची ने किसी के साथ कमिटमेंट कर ली है और मे बी शी इज नीडिंग सम मेडिकल असिस्टेंस। तो ऐसी बात भी नहीं थी। उससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगा? उससे ज्यादा एक्सट्रीम ये था कि उस बच्चे ने बोला कि मिस मैं एथीस्ट हो गई हूँ, लादीन हो गई हूँ, मैंने मजहब इस्लाम छोड़ दिया है। इस्लाम उस बच्ची ने छोड़ दिया है। और वो जो टाइम था, मैं अभी इस वक्त आई एम हैविंग गूज़बम्प्स, तो बिल्कुल यही चीज जब उस बच्ची ने मुझे बोली तो मेरी हाथ पांव काम गए, मेरी समझ में नहीं आया। और फिर मैं उसे दूसरे कमरे में लेकर गई क्योंकि मैं तो खड़े होने वाली पोजीशन में ही नहीं थी। मैं दूसरे कमरे में गई और वहां पर जाकर मैं उसे बिठाया। मैंने कहा कि बेटा क्या हुआ है? कह रही कि मिस मैंने जो है मैं एथिस्ट हो गई हूँ, मैंने जो है ये डिक्लेयर कर दिया है, अपने पेरेंट्स को भी मैंने ये बात बता दी है। और 2 घंटे तक हमारी बात होती रही। जाहिर है कि उस वक्त मुझे खुद समझ में नहीं आया, मेरी जिंदगी का ऐसा मौका था कि मैं क्या उस वक्त जो है मैं हाउ शुड आई रिएक्ट एज अ मुस्लिम। मुझे नहीं पता कि हमारे मजहब के क्या अहकाम है इस सारी सिचुएशन में। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि ये बच्ची रास्ता छोड़ चुकी है, भटक गई है। अब एज अ टीचर, एज अ मुस्लिम, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट हर बैक ऑन द पाथ। तो जब उसने ये बात बोली तो मैंने इसे डिग इन किया, प्रॉब्लम्स का पता चला कि उसके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से उसने शी वॉज रिबेलियस, रिटेलिएट किया, उसने रिबेल किया। और उसने कहा कि नहीं, क्योंकि जब मैं देखती हूँ किसी मुसलमान को अनफॉर्चुनेटली उसके कॉल और फेल में तजाद है, बोलता कुछ है करता कुछ है, घर के अंदर इतना रिस्ट्रिक्शन है, ऐसी चीजें हैं कि उस बच्ची को अपनी बात एक्सप्रेस करने का कोई मौका नहीं मिलता या उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और क्यों? सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ है पेरेंट्स की, we don't listen to them, we do not communicate with them, we do not empathize with them। उनकी बातें जो है ना हमसे भी कहते हैं छोड़ो, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता कि क्या हो रहा है, रहने दो, हमने दुनिया देखी हुई है। तो we do not respect to them, हम उनकी बात नहीं सुनते। तो मैं यही कहूंगी कि there are no bad children, there are bad parents, and we as a generation, हम लोगों की जो जनरेशन है, जनरेशन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है वो किया जाता है, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, वाई, जी। हम लोग जनरेशन एक्स के हैं मोस्टली। और वो जो बच्चे आज के लिए जो टीनेजर्स हैं, जो 1997 से लेकर 2012 तक जो पैदा हुए हैं बच्चे, उनको जनरेशन जी में कैटेगराइज किया जाता है। और ये पूरी बाकायदा एक पब्लिश्ड रिपोर्ट है जो बता रही है कि जो जनरेशन जी वाले बच्चे हैं, हमारे ये बच्चे जो हैं ये लादीन हो रहे हैं, ये एथिस्ट हो रहे हैं, ये मजहब छोड़ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, which means that कि we are not considering। तो मुझे ये बताइए कि आप अगर सारी चीजें दे रहे हैं अपने बच्चों को, बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन and all these things, but ultimately if your child is खुदा ना खास्ता is going to be लादीन, मुल्हिद हो जाता है, तो फिर क्या रहा आपके हाथ में? What is in your hands? Nothing. Who is responsible? We as a parent, we as a teacher, we as a society, we have failed। एंड दिस इज हमारे से क्वेश्चन होगा, ये हमारे ऊपर है। और बिलीव में आपको मैं बताऊं कि उसके बाद मुझे इतना अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा। मैंने कहा नहीं, मेरे कॉल और फेल में तजाद ना हो, क्योंकि मेरी वजह से उस बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट जो है बना गया। तो ये मेरी जिंदगी का ऐसा वाकया था जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। और उसके बाद जो मैंने जिहाद वाली बात की थी ना, तो ये चीज है। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, अब तो टाइम आ गया है कि वी हैव टू स्टैंड अप। बिलीव मी, अगर हम अभी भी नहीं खड़े होते ना तो उसके बाद फिर देयर इज नो यू टर्न। दूसरा जो एक अहम जो बात मैं करना चाहूंगी, हमारे जो टीनेजर्स हैं जिनके मसले होते हैं, टीनेजर्स की जो एज है उसमें इतनी ज्यादा बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि वहां पर हमें उन्हें कंट्रोल करना इज क्वाइट ट्रिकी एंड डिफिकल्ट। वी डू नॉट कंसिडर देम एज एन एडल्ट, एज अ ग्रोइंग पर्सन, क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल नेचुरल है। एज आपकी बढ़ रही है, आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आपका माइंड चेंज हो रहा है, यू वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। और मैं तो कहती हूँ कि जो बेचारे आजकल के बच्चे हैं उनके पास, उनके लिए कितना मुश्किल है, हर चीज तो इनके फिंगर टिप्स पे है। आप कितना कंट्रोल कर रहे हैं, आपका बच्चा क्या देख रहा है, किन लोगों के साथ मिल रहा है, उसका टाइम कैसे गुजर रहा है। हमने कभी इस चीज के पर गौर किया? हमने तो चीजें दे दी और हम समझे कि हाँ भाई वी आर वेरी कूल पेरेंट्स, लेकिन हैव वी चेक दैट कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो मसला आ जाता है कि जब बच्चे उन चीज़ों पे जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला होता है। हमने उनको रिलेशनशिप्स की अहमियत नहीं बताई, हमने ये नहीं बताया, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं तो टीचिंग में हूँ, बच्चों को सबको पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात बोलती हूँ, अपनी स्टूडेंट्स को, कि बेटा वैल्यू योरसेल्फ, यू आर सो प्रीशियस। अपने आप को इतना प्रीशियस करो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हो कि इफ समवन वांट्स टू अप्रोच यू, ही हैज टू स्ट्रगल हार्ड। You should not be an easy piece of cake for that particular person. आपने जो है वो इतना ज्यादा अपने आप को हाई लेवल पे जो है वो लेके चलना है। तो जब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? देखें, जो ह्यूमन आपकी जो इट्स बाय रिसर्च कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो आपकी विद इन फर्स्ट 7 years में वो डेवलप हो चुकी होती है, और जो ह्यूमन बिहेवियर है, human behavior is 95% is controlled by your subconscious. यानी कि जो आपके लाशऊर में जो चीजें हैं, आप जो भी रिएक्ट करेंगे, you are going to react according to your subconscious. आपका लाशऊर आपसे उतर लाएगा। और जब 7 years तक उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस इनिशियल जमाने में, उसके अर्ली चाइल्डहुड में, whatever is being observed and learned, it is going to have an impact on the entire life of that child. उसके पूरी जिंदगी के ऊपर उसके इम्पैक्ट जो आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब बच्चा छोटा है, उस वक्त उसे आपकी केयर की जरूरत है, आपकी लव की जरूरत है, उसे नर्चर होने की जरूरत है, उसे सपोर्ट की जरूरत है। और जब बच्चा एडल्सेंस में आता है, एडल्सेंट उसमें एज में आता है, बड़ा हो रहा होता है, उस वक्त यू हैव टू चेंज योर पेरेंटिंग स्टाइल। प्लीज, आपने जो है अपने, यू हैव टू बी अ फ्रेंड विद योर चाइल्ड, यू हैव टू लिसन टू देम, यू हैव टू रिस्पेक्ट अ चाइल्ड। अगर आप उस बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और बड़ी अच्छी बात मैं एक जगह पे पढ़ रही थी कि इफ यू वांट टू बी इन द प्रेजेंट ऑफ योर, इफ यू आर प्रेजेंट if you are present in today in your child, then they will be there in your future. और दूसरी बात वो यही वाली चीज कि जब आप अपने बच्चे से बात करें तो give them respect, listen to them, give them space, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, और जब भी आप कोई बात करें प्लीज गिव रीजनिंग। दिस जनरेशन जी, वो हमें भी पता है कि बचपन में अगर कोई क्वेश्चन करते थे तो बोलते थे कि छोड़ो, तुम्हें नहीं पता। मतलब मेरा माय फादर वाज ऑलवेज वेरी इनकरेजिंग, लेकिन बहुत से लोग जो कहते थे छोड़ो, बस बोल दिया ना, नहीं करना। आजकल के बच्चे ये चीज नहीं मानते हैं। क्यों नहीं करना? यू हैव टू गिव देम रीजन। और अगर मैं इसको बिल्कुल, आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड दैट, आप ये देखें कि आपको नहीं लगता कि जब अगर आपका बच्चा अगर किसी मुश्किल में है और आप जब उसको एक सोल्यूशन दे रहे हैं, आपने कहा कि बेटा ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, यू आर गिविंग ऑप्शन टू अ चाइल्ड, और फिर आप उनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी बता रहे हैं कि जी ये चीज होगी, ये चीज होगी। तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ, मतलब अल्लाह ताला ने भी तो हमें यही चीज दी है। अल्लाह ताला ने आपको रास्ते बता दिए हैं कि भाई ये काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये काम करोगे तो सजा मिलेगी। उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप किस उस पे जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं हमारी कि किस तरीके से हमें टीनेजर्स को कंट्रोल करना है, प्लीज प्लीज टेक इट सीरियसली। So as I have already said कि there are no bad children, there are bad parents. आप जो है इस चीज को रखें and become a role model. बच्चों को जो है वो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, उन्हें ये होता है कि भाई अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे अपने पेरेंट्स के पास जाएं, क्योंकि आपने इनको इतना मौका ही नहीं दिया। तो जब उनके पास ये ट्रस्ट होगा कि माय पेरेंट्स आर देयर फॉर मी, दे आर द रोल मॉडल्स, दे आर गोइंग टू लुक अपॉन यू, और फिर वो इधर उधर नहीं जाएंगे। और कितने ही केसेस आ रहे हैं कि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, लेकिन कितने ही पेरेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, और आखिर में मैं इस बात को कंक्लूड करूंगी कि रिवायात में ये बात आती है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, तो आपको पता है इतनी भड़कती हुई आग थी, सारा कुछ। तो जो रिवायात हैं सुनने में आता है वो ये चीज कि एक चिड़िया जो है उसने, या फाख्ता थी, एक बर्ड ने अपनी चोंच में पानी डाला और उसने जाकर जो है वो उस आग में डाला कि शायद वो आग बुझ जाए। लेकिन आप ये देखें कि वहां पर जो दूसरा एक परिंदा था, मेरा ख्याल है शायद कौवा था, उसने कहा कि भाई इससे क्या होगा, जाहिर है कि तुम्हारी तो इतनी सी एफर्ट है कि तुम जो एक चोंच में पानी भर के, एक कतरा पानी, उससे क्या वो आग जो है वो बुझेगी। तो जो जवाब था चिड़िया का उसका ये था कि मैं जो हूँ ये नहीं, मुझे नहीं पता कि ये आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से कोशिश की। तो बिल्कुल यही चीज है कि हम सब ने अपनी हैसियत के हिसाब से कोशिश करनी है।
बिलीव में ये वही पहला सबसे छोटा बेबी स्टेप है, और मैं यही चाहूंगी कि हम सब मिलकर अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद जो है मैं दावत देना चाहूंगी जो हमारी होस्ट भी हैं, जो कंपेयरिंग कर रही हैं, वो भी हमारी एक स्पीकर हैं। इन्होंने जो है मैंने टीनेजर्स के मुतालिक जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और बताया इन सारी चीज़ों का। बिल्कुल इसी तरीके से मिसेस शारमीन शुएब जो है, उनकी अर्ली चाइल्डहुड साइकोलॉजी में स्पेशलिटी है। काफ़ी उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। तो ये बताएंगी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी कि छोटे बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि इनका जो एज ग्रुप है वो तकरीबन 4, 5, 6 ईयर्स के बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करेंगी। तो प्लीज वेलकम मिस शारमीन शुएब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मासा कम्युनिटी, जो मेमन कम्युनिटी है, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं पेरेंटिंग के बारे में बात करूँ। ये मेरी अर्ज थी, मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले या मैं कोई मुहैया करे कि जब पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात हो। देखें, खैर जब माँ बाप को पता चलता है कि खैर से वो माँ बाप बनने वाले हैं, जब एक कपल को पता चलता है कि वो माँ बाप बनने वाले हैं, वो खुश तो बहुत होते हैं, होना भी चाहिए, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। लेकिन इस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है ये कोई हमें नहीं बताता। और हमारा ड्रॉबैक ये भी है कि ना हम सीरत नबी पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे नबी ने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की। एक दफा दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ मासा का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। अब आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जो रिश्ता जन्नत में बनाया वो मियाँ बीवी का था। और जब दुनिया में हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले तो पहले 2 रिश्ते कौन से थे? माँ बाप और बच्चों का रिश्ता। और ये 2 रिश्तों की बुनियाद आगे बढ़ती गई। बहन भाई, खाला खालू, फूफा फूफी, सास ससुर, नंद वगैरह सब जो है वो आगे, इससे ही सारे रिश्ते बनते हैं ना। पहले माँ बाप, बच्चे, फिर बाकी सारे रिश्ते। तो आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को जरूर समझें। आज मेरा बात करने का मकसद ये है कि 14 साल, मैं 14 ईयर्स से टीचिंग के प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ और मैं हर साल बच्चों के अंदर बिहेवियर चेंजेस को ऑब्जर्व करती हूँ क्लोजली। और मेरी बात करने का मकसद आज यही है कि जो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया है बच्चों का नेचर, तो उसका रीजन भी क्या था और उनका बिहेवियर इश्यूज क्या थे। सबसे पहले मैं आपको एक पौधे की मिसाल दूंगी इससे रिलेटेड कि जब हम कोई भी पौधा उगाते हैं तो एक बीज डालते हैं सॉइल में और फिर हम उसकी केयर करते हैं। हम उसको वक्त पे पानी देते हैं, वक्त पे धूप देते हैं, वक्त पे छांव में लेकर आते हैं। हम ज्यादा पानी नहीं देते, ज्यादा धूप नहीं देते, ज्यादा छांव नहीं देते ताकि उसकी ग्रोथ खराब ना हो, क्योंकि ज्यादा पानी देने से पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। तो एक लिमिट है हर चीज की। इसी तरीके से जब बच्चा दुनिया में आता है तो वह फौरन स्कूल तो नहीं चला जाता। 2.5 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ सराउंडिंग में, अपने नाना नानी, दादा दादी, जो भी इससे रिश्ते हैं, उन्हीं के साथ रहता है और उन्हीं से ही सारे इम्प्रेशंस एब्जॉर्ब करता है, अपना एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करता है और वही करता है, क्योंकि बच्चे को तो कुछ नहीं पता। तो ये इस बारे में मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहला मेरे घर का ही तजुर्बा। मेरी भतीजी 5-6 साल की थी और मेरे मम्मी के पड़ोस में एक वो रहती थी, उनकी नेबर थी। वो माशाल्लाह काफी सुनगुन रखने वाली औरत थी। जब देखो मम्मी के घर आ जाती थी तो सब लोग परेशान हो जाते थे कि हर वक्त आ जाती हैं और घर के बारे में पूछती करती रहती हैं। तो घर के लोगों ने उनका नाम रख दिया पंचायत वाली आंटी। एक दिन आ गई वापस वो खातून सारी पूछताछ करने के लिए, तो मेरी भाभी ने कहा कि आंटी को बोलो वेट करें, मम्मा आ रही है। तो उन्होंने, मेरी भतीजी ने मैसेज कन्वे कर दिया कि आंटी आप वेट करें, मम्मा आ रही है। फिर बोलती है आंटी आपको पता है हमारे घर में आपको क्या बोलते हैं?
पंचायत वाली आंटी। आंटी तो शर्म से पानी पानी हो गई और आना भी छोड़ दिया। लेकिन ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये कि बच्ची को किसी ने कहा नहीं था कि जाके उसको बोलो कि ये पंचायत वाली आंटी है। वो जो लफ्ज सुन रही थी, वोकैबुलरी घर में एब्सॉर्ब कर रही थी, उसने आगे जाके बोल दिया। तो हम लोगों को अपनी लैंग्वेज का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से अल्फाज यूज कर रहे हैं बच्चों के सामने, क्योंकि वो तो अडॉप्ट ही कर रहे हैं। 0 to 7 उनका सिर्फ जो है एब्सॉर्प्शन का पीरियड है। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा, मेरा अपने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा बच्चा, परफेक्ट बच्चा माशाल्लाह। अचानक मैंने देखा कि उसकी हैंड राइटिंग खराब हो गई है, वो स्क्रिबलिंग कर रहा है बाकायदा। 2-3 दिन मैंने ऑब्जर्व किया, उसका बिहेवियर में भी मैंने चेंजेस जो है वो नोटिस किए। फिर होम टाइम पे मैंने इसकी मम्मी से पूछा बच्चे से कि क्या बात है कि बच्चे की हैंड राइटिंग खराब हो गई है और थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। तो मदर ने बताया हाँ हमारे घर में मेहमान आए हैं तो उसकी रूटीन डिफरेंट हो गई है, उसका बेड चेंज हो गया है और जो है वो सारे कजन्स उसकी चीजें ले लेते हैं। माँ पढ़ी लिखी समझदार थी, हम सब समझदार हैं माशाल्लाह, लेकिन वो खुद भी उनका मेडिकल से वो है बिलोंग करती है तो उसे पता था। तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने ये बात नोट करी और मेरे ज़हन में लेकर आई और मैं वापस इस बारे में अपने बच्चे से बात करूंगी। तो ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ भी होता है, चीजें चेंज होती हैं, उसका इफेक्ट बच्चे लेते हैं। हत्ता के बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो रहा होता है तो जब उनकी टाइमिंग सोने उठने की चेंज हो रही होती है तो वो तब भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम क्या बोलते हैं, बैठ जाओ, बदतमीजी नहीं करो, समझते नहीं हो, चलो सोने का टाइम हो गया है। हम उनसे बात नहीं करते, उनसे पूछते नहीं है कि बेटा आपको कोई चीज डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, क्या बचा। अब मैं आपको थर्ड एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना, जो हमारा लास्ट ईयर BLE गुजरा है ऑनलाइन स्कूलिंग का। अब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारी, हर जगह का प्रॉब्लम है ये। मेरी एक स्टूडेंट थी माशाल्लाह, 4 भाइयों की एक बहन, लाडली, आंखों का तारा, प्यारी। तो जब वो पढ़ने बैठती थी, ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, माँ साथ होती थी। मैं कोई क्वेश्चन करूं, पीछे से बोले ये बोलो, फातिमा इसका आंसर ये है। बच्ची अपना जहन यूज ही नहीं कर रही। 2 महीने बाद बच्ची की आदत क्या पड़ गई, जब मैं क्वेश्चन करूं वो आंखों से माँ को इशारा करे कि मुझे जवाब तो दे दो। बच्चों को जब आप कोई क्वेश्चन करें, उनको कम से कम टाइम दें कि वो अपना जहन सोचें, जहन से सोचें, अपने जहन का सोचने का काम ना बंद कर दें। ये बहुत जरूरी है। फौरन हम तो एज अ पेरेंट हम तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, देखो मैंने जवाब दे दिया, मुझे आ रहा था, मैंने बच्चे की हेल्प कर दी। लेकिन ये बच्चे की हेल्प करना नहीं है। ऐसे बच्चे आगे चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। उनसे कोई IQ का लेवल का पूछ ले क्वेश्चन, वो बैठे रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें सोचने का उन्होंने सलाहियत ही माँ बाप ने खत्म कर दी। हालांकि मैंने मदर को कहा भी कि आपकी बेटी मेरे साथ सिर्फ 10 मंथ्स के लिए है, आगे दूसरे ग्रेड में मूव हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये प्रॉब्लम ये आगे फेस करेगी। तो माँ बाप को मदर मुझे कहती है लाडली है ना घर की। तो मैंने कहा लाडली है, लेकिन जहां उसको खुद उसका जहन यूज करना चाहिए उसे करने दे, वरना ये आगे नहीं चल पाएगी। वो पढ़ाई में अपने आप को जो है वो कोप अप नहीं कर पाएगी। खैर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी। मेरा चौथा एक्सपीरियंस ये जो है घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं इससे रिलेटेड है। एक मेरा स्टूडेंट था, जब मैं एक्सप्लेन कोई चीज कर रही होती थी तो वो शार्पनर उंगली में डालकर अपनी उंगली शार्प करने की कोशिश करता था, ऐसे। दूसरे बच्चों को पेंसिल वो करें और इतना कोल्ड बिहेवियर उस बच्चे का, समझो 5 साल का बच्चा, उसके वो प्यार से बात नहीं कर रहा, वो लड़ रहा है दूसरे बच्चे से। मैंने ऑब्जर्व किया इसका बिहेवियर, नोट डाउन की चीजें। फिर मैंने मदर को बुलाया, मैंने कहा क्या वजह है, घर में कोई प्रॉब्लम है, शेयर करें ताकि मैं स्कूल में अपने आपके बच्चे की, और मेरा ही बच्चा है, इसकी मैं हेल्प कर सकती। माँ शर्माते हुए कहती है बेचारी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत हार्ड टाइम देते हैं,
बहुत चीखते हैं और कभी कभार तो हाथ भी उठाते हैं, और इसका सारा असर बच्चा ले रहा है। एक बात जरूर याद रखें, अगर बच्चा खामोश भी है ना तो उससे जरूर पूछे कि वो खामोश क्यों, उसके खामोशी के पीछे भी इसका रीजन होगा। एक बच्चा लेता है जीन्स से सारी चीजें अडॉप्ट करता है, शर्मीला है, चलो पेरेंट्स शर्मीले हैं या कोई है, वो एक जीन्स का फैक्टर होता है, लेकिन ये चीजें जीन्स का फैक्टर नहीं होती है। कि बच्चा खामोश है, बच्चा मार रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। अब जो मैं आपको अब जो बताने जा रही हूँ वो मीडिया से रिलेटेड एक्सपीरियंस है मेरा, और इसमें थोड़ी सी मैं बोल्ड हो जाऊंगी, प्लीज डोंट माइंड। तो ये मेरी एक बच्ची थी, मैं नाम की जगह चाइल्ड ए यूज करूंगी। वो बच्ची जो है 5 साल की थी, उसकी मामा वर्किंग वूमेन थी। तो जो चाइल्ड ए है वो अपनी फ्रेंड्स को पूरा जो रोमांटिक सीन होता है कार्टून में, जो प्रिंसेस और प्रिंस का होता है कि किस तरीके से वो क्लोज होते हैं, करते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन किया उस बच्ची ने, किस तरीके से क्लोज होते हैं, क्या सीन्स होते हैं, सब। चाइल्ड ए ने तो ये बात कह दी। अब ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में से एक बच्ची थी चाइल्ड बी, वो घर गई, परेशान हो गई क्योंकि उसके घर का माहौल ऐसा नहीं था, उसका स्क्रीन टाइम फिक्स था। वो मम्मा अपनी माँ के पास गई, कहती मम्मा मुझे जो है वो चाइल्ड ए ने सारा ये बताया कि ऐसे होता है, ऐसे प्रिंस और प्रिंसेस क्लोज होते हैं, पूरा रोमांटिक सीन डिस्क्राइब किया। तो माँ परेशान हो गई चाइल्ड बी की, और पीटीसी में वो मेरे पास आई और कहा कि आप प्लीज इस बात को देखें कि ये क्या वजह है। मैंने कहा ठीक है, आपका थैंक यू, आपने मुझे इन्फॉर्म किया, आई विल लुक इनटू इट। सेकंड पेरेंट जो थी वो चाइल्ड ए की पेरेंट थी। मैंने इनसे सलाम दुआ की, मैंने कहा आप ये बताएं आपकी बेटी जो है वो क्या कंटेंट देखती है अपना मोबाइल पे और टीवी पे। वो समझ नहीं माँ, मदर ने फौरन कहा क्यों, चाइल्ड ए ने कोई बात की है? मैंने कहा जी। तो आप ये देखिए कि ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये कि जब आप अपना टीवी देख रहे हैं, मेक श्योर अगर एडल्ट कंटेंट भी है तो अपने बच्चों के साथ ना देखें। वक्त से पहले बच्चों को हर चीज नहीं बताते चाहिए, एक स्टेज होता है, एक टाइम होता है, टाइम टू टाइम हम बच्चों को बताते हैं कि किस एज में क्या जरूरत है, क्या वोकैबुलरी यूज होनी चाहिए, क्या कंटेंट देखना चाहिए। इससे आप ये देखिए कि जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो दूसरे कितने बच्चों से मिलते हैं और उनके कितने डिफरेंट माहौल होता है उनके घर का, जो चाइल्ड ए और बी का मैंने आपको अभी एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि बेटा आपका सारा दिन क्या कैसा गया, क्या किया, दोस्त कैसे थे, क्या बातें हुई मजाक मजाक में, तो आपको कैसे पता चलेगा। यही इसी से रिलेटेड, मीडिया से ही रिलेटेड मेरी अपनी दोस्त का बेट बच्ची का वाक्य कि जो है मेरी दोस्त की बेटी अपने कजन को घर के कॉर्नर में लेके गई और पूरा रोमांटिक सीन वो जो है उन्होंने अप्लाई किया। गलती बच्चों की तो नहीं है ना, मोबाइल तो माँ बाप ही देते हैं, देखने भी देते हैं कि चलो देख ले, सारे सिंड्रेला देख लिया, ब्यूटी एंड द बीस्ट देख लिया, फला फला। और एक बच्चा, अब मैं आपको अपना दूसरा कर रही हूँ, क्या कहते हैं, एक और एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। अब ये जो है ये लाड प्यार का शेयर, ये एक्सपीरियंस है। एक बच्चा था मेरा स्टूडेंट, तो वो भी काफी गैप के बाद बच्चा पैदा हुआ, मेरे पास 6-7 साल का, वही आंखों का तारा, मेरा प्यारा, सब खूब स्पॉइल कर दिया बच्चे को। बच्चा इतना बदतमीज हो गया कि मेहमानों के सामने अपने बाप को बोलता है माय फादर इज वेरी लेजी, और बदतमीजी, कोई बात मानना नहीं, कुछ नहीं। माँ बाप मेरे पास परेशान होकर आए, प्लीज आप हमारी हेल्प करें। मैंने कहा एक्सप्लेन करें अपना प्रॉब्लम, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मैंने बच्चे से बात की, इसको एक्सप्लेन किया। बच्चे माँ बाप थोड़े टाइम बाद मेरे पास आए, कहते हैं आपने तो मेरे बच्चे को बदल के रख दिया, वो तो हमारी हर बात मानता है, आपने ऐसा क्या किया। मैंने कहा मैंने उसकी बाउंड्रीज फिक्स की हैं, आपने तो छोड़ दिया था, वो आपको घर पे कंट्रोल कर रहा था और मैं इसको स्कूल में कंट्रोल कर रही थी। उसको पता था कि स्कूल में उसको मुझसे क्या बात करनी है और कैसे उसको बिहेवियर अपना रखना है। घर में नहीं था, अच्छी बुरी बात नहीं बताई। इसीलिए कहते हैं कि पौधों को इतना ही पानी देना चाहिए क्योंकि रूट्स ना चाहिए, लिमिट होती है हर चीज की, प्यार मोहब्बत सब।
और इन सब के लिए ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद यही है कि आप हम सबको, मुझको सबको अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारा वक्त दूसरा था, उसमें टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, आज का दौर डिजिटल दौर है। अब मैं अपनी बात आप सबसे इस दुआ के साथ खत्म करती हूँ कि अल्लाह हम सबको बेहतरीन वालिदैन बनाए और हम सब की जो है, हम सबको हिदायत दे कि हम अपनी बच्चों की बेहतरीन परवरिश करें और हमारे बच्चे हमारे लिए सदका जारिया और बाइस रहमत करें। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर को दावत देना चाहूंगी, मिसेस अफरोज मोहम्मद सिराज, जो कि ग्रेजुएट हैं और आजकल जो है अपनी जो है क्लास जो है करंटली मिसेस अफरोज जो है वो डेली डोज ऑफ इस्लाम ऑनलाइन स्कूल से एज इस्लामिक स्टडीज टीचर वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और आज मिसेस अफरोज कुरान और हदीस की रोशनी में माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। प्लीज वेलकम मिसेस अफरोज मोहम्मद सिराज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज कुछ नया नहीं बोलने वाली, हालांकि आपने अभी सुना है कि मेरी बहनों ने जो बताया है हमारे बच्चों की तरबियत, हमारी बच्चों की परवरिश। सबसे पहले मैं मासा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मासा ने मुझे मौका दिया कि कुरान और सुन्नत से हमारे बच्चों की तरबियत कैसी की जा सकती है और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या सीख मिलती है। Let's begin with a question. Being a parent is a responsibility or a burden? वालिदैन बनना एक जिम्मेदारी है या बोझ? Can anybody answer? हम वालिदैन हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बोझ लगता है। Are we responsible or we think it is a burden for us? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has said, each of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock. A man is the shepherd of his family and is responsible for his flock. A woman is a shepherd of her husband's household and is responsible for her flock. इस हदीस से हमें पता चलता है कि माँ बाप दोनों जिम्मेदार हैं, सिर्फ बाप या सिर्फ माँ नहीं। बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप दोनों जिम्मेदार हैं। जैसे मेरी बहनों ने कहा है, हमारे बच्चे हमारे एसेट्स हैं। हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। हमारे बच्चे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमानत है और हमें इस अमानत की हिफाजत करनी है। बच्चों की तरबियत उस दिन से शुरू हो जाती है जब वो माँ के पेट में होते हैं। जैसे दुनिया की पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, ऐसे ही दीन की पढ़ाई हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बच्चे वही करते हैं जो वो अपने माँ बाप को करता देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नमाज के पाबंद बने, तो पहले आपको खुद को नमाज का पाबंद होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़ों की इज्जत करें, तो आपको खुद पहले उनकी इज्जत करनी है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के बेशुमार मिसालें हमें दी हैं। वो हमेशा आगे बढ़कर बच्चों को सलाम करते थे उनकी तरबियत करने के लिए, ताकि बच्चे जब बड़ों या छोटों से मिले तो वो खुद आगे बढ़कर सलाम करें। वो और अपने किरदार एक सलाम एक दूसरे में फैलाना एक अजीम नेकी है। और एक वाकया है, अकरा बिन हाबिस रदियल्लाहु अन्हु एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यार कर रहे थे, उनको चूम रहे थे। तो अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे तो 10 बच्चे हैं और मैंने कभी भी किसी को भी नहीं छुआ, किसी को भी प्यार नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जो अपने बच्चों पर रहम नहीं करता, उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तरबियत के साथ साथ वालिदैन की दुआएं बच्चों के लिए बहुत असरदार हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बेशुमार दुआएं हमें सिखाई हैं। दुआ एक हथियार है बच्चों के लिए माँ बाप की तरफ से, और वो कभी रद्द नहीं होती अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ। और मुझे सबसे प्यारी दुआ बहुत पसंद है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। Our Lord, grant us from among us, our wives and offspring, comfort to our eyes, and make us example for the righteous. ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों की तरफ से और हमारे औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक दे, और बना हमें मुत्तकियों का इमाम। बच्चों के 3 मरहले होते हैं जब वो माँ बाप से सीखते हैं। There are 3 stages of a child where they learn from their parents. मेरी बहनों ने आपको बता दिया है। पहला स्टेज from birth to 7 years, जो बच्चे अपने इर्द गिर्द को देखते हैं, वो अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। उस वक्त बच्चों को माँ बाप के प्यार की, उनकी केयर की बहुत बहुत जरूरत है। ये उनकी बुनियादी उम्र है। दूसरा मरहला, सेकेंड स्टेज, फ्रॉम 17 to 14, उनको दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी जरूरी है। उनको हलाल हराम की समझ माँ बाप के सिवा कौन सिखा सकता है। उनको वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको उनकी लिमिट्स बतानी है, उनको कैसे फ्रेंड्स चूज करने हैं। You have to set boundaries, as my sister said. It's very important, and as parents, we have to set boundaries for our children with the reason. Give the reason. अगर आपके बच्चे सारी रात जागते हैं तो उन्हें बताइए, बेटा, if you be awake all night, you will miss your fajr. Give reasons. Connect them with Islam. Connect them with Allah. जो फाइनल स्टेज है from 14 to 21, स्टिल हमारे बच्चों को हम मोल्ड कर सकते हैं और उन्हें हम पहले तो अपना दोस्त बनाएं, उनको अपने करीब रखें कि जब भी उनको कुछ भी शेयर करना हो तो सिर्फ अपने माँ बाप के पास आए, ना कहीं और जाए। और हदीस हम जब भी, और मेन चीज माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर, सही लाइफ पार्टनर चूज करें जो उनके लिए दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी हो। हम जब रिश्ता देखते हैं बच्चों के लिए तो 4 चीज देखते हैं, स्टेटस, मनी, ब्यूटी एंड तकवा। बट सबसे अफजल है तकवा। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें जरूरी नहीं है, बट जब तकवा होगा, एंड व्हेन यू गेट ऑल दिस टुगेदर, इट्स अ बोनस पॉइंट। एक चीज में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बोलना चाहती हूँ सबसे, कि हम आज से अपने बिहेवियर पे काम करेंगे। हमारा बिहेवियर हमारा कैरेक्टर बनेगा, क्योंकि हमारे बच्चे बेस्ट ऑब्जर्वर हैं, वो हमें देखते हैं, बिकॉज वी आर द रोल मॉडल ऑफ आवर चिल्ड्रन। सो वी शुड सी टुवर्ड दैट हमारा बिहेवियर कैसे है। I will conclude my talk with request to all the parents to see each other and smile. It's sunnah. आप सब साथ में बैठे हैं, एक दूसरे को देखिए और स्माइल कीजिए, because we want to spread happiness. Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह मिस अफरोज सिराजुल आला। अच्छा, इन्होंने आखिर में रिक्वेस्ट की कि भाई पेरेंट्स एक दूसरे को देखें और स्माइल करें, और मैं बीइंग अ टीचर, मेरी तो आदत है ऑब्जर्व करने की, और मैंने जब नजर फेरी तो पता चला देख ही नहीं रहा है।
तो प्लीज लुक अपॉन ईच अदर, जरा देखें, आपका बॉन्ड जो है वो मजीद मजबूत होगा। तो आई एम जस्ट लुकिंग एट माय हस्बैंड, वेविंग हिम। चलें, थैंक यू सो मच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मासा का पहला प्रोग्राम है जो हमारा ऑनलाइन भी स्ट्रीमिंग हो रही है। तो हमारी कोलैबोरेशन हुई है पढ़ो एंड पढ़ाओ के साथ, और हमारे साथ मिस निगत जमील हैं, और जो ये सारी जिम्मेदारी के मतलब ये प्राइस अंजाम दे रही हैं। तो प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इसका अजर दे। और बैक टू मिस शारमीन फॉर होस्टिंग, थैंक यू। हमारी नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर शाइस्ता खालिद, जो बायोलॉजी की मुमताज लेक्चरर हैं और 17 ईयर से जद्दा के मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक हैं। डॉक्टर शाइस्ता की स्पेशलिटी साइकोलॉजी है। इसके अलावा ये बच्चों और पेरेंट्स की मेंटल इलनेस, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स को भी केटर करती हैं। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर शाइस्ता खालिद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मासा की कमेटी का। और जी, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप सबको? बहुत ही अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है, और इस पे जाहिर सी बात है ये हर एज के बच्चों के डिफरेंट तरह के कंसर्न्स हैं और उनके डिफरेंट डिपार्टमेंटल डेवलपमेंटल इश्यूज हैं पेरेंट्स के पास। तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसको 10 मिनट में या 15 मिनट में कवर करना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है। इस पे तो कई हफ्ते हम बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बात हो और इफेक्टिव हो, तो आज की कोशिश यही थी। और दोबारा मैं शुक्रिया अदा करूंगी मिस इरम तौफीक का और बाकी सारे जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और ये बहुत ही हार्ट टचिंग उन्वान है, ये टॉपिक जो है वो बड़ा मेरे खुद एज अ एजुकेशनिस्ट ये मेरे दिल के करीब है। अच्छा, बात मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि जो सब ने बात करी, मैं इन सब के ओपिनियन को सेकंड करूंगी कि जो हम रिलेशंस बनाते हैं बच्चों से, जब हम बात करते हैं तो अपना ताल्लुक पहले तो बनाएं कैसे हम बच्चों से, और उसके बाद अपने इस ताल्लुक को हम मजबूत कैसे करें। पहले तो बनाना। अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा, ताल्लुक तो बना हुआ है, ये तो एक फितरी रिश्ता है, माँ बाप का बच्चे से मोहब्बत होना ये एक फितरी अमल है, ये एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है, और ये तो रिलेशनशिप तो अल्लाह ने बनाया हुआ है। अब इसको हमने बनाना कैसे, ये तो बना हुआ है। हर रिलेशनशिप को बनाना पड़ता है। अगर आपका रिलेशनशिप अपने भाई के साथ बहुत अच्छा है, या अपने किसी फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा है, या वाइफ के साथ अच्छा है, या वाइफ का हस्बैंड के साथ अच्छा है, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी उस रिलेशनशिप में। हमने कोई टाइम दिया होगा, कुछ सेक्रीफाइसेस किए होंगे, कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट इनपुट जरूर हुआ होगा, तो जाकर वो एक अच्छा रिलेशनशिप बना होगा। अच्छा, अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दें, फिर एक क्वेश्चन मार्क मैं कर रही हूँ, रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? पहले तो हम इसको डिफाइन कर लें कि रिस्पेक्ट, हम कोई मारते थोड़ी हैं। आप कहेंगे हम उन्हें शॉपिंग कराते हैं, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन लगी हुई है, कारी साहब घर पर आ रहे हैं, बेस्ट कारी साहब, हमने तजवीद बड़ी अच्छी है कुरान की उनकी, और उसको अल्लाह के 99 नाम याद है। ये वो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी बच्चे की काबिलियत की फौरन ही, और जो चीज वो कहता है वो हम उसको देते हैं। ये तो हो गई एक वो टू डू लिस्ट जो सबको करनी ही है मेरे ख्याल में, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई 10 रियाल का खिलौना दिलाता है, कोई जाके 150 रियाल का दिला देता है, कोई 1000 रियाल का दिला देता है। ये अचीवमेंट्स नहीं है, ये रेगुलर टास्क हैं पेरेंट्स के, जो वो अपनी अपनी फाइनेंशियल हैसियत के मुताबिक करते हैं अपनी औलाद के लिए। एक मीडियम स्कूल में पढ़ाने की ताकत वो रखते हैं, वहां करवाते हैं। कॉन्टी स्कूल में पढ़ाने की इस्तादात होती है तो वो वहां पर चले जाते हैं। तो ये इसको आप अपनी अकम्पलिशमेंट नहीं कह सकते कि मैं एक अच्छा फादर या मैं एक अच्छी मदर हूँ क्योंकि मैं ये कर रही हूँ। उसका होमवर्क हम कंप्लीट कराते हैं, उसके लिए हमने प्राइवेट ड्राइवर रखा हुआ है या बस लगवाई हुई है, यानी हमारे बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। तो मुझे तो आप सर्टिफिकेट दे दें कि मैं बहुत ही अच्छा पेरेंट हूँ, बस मेरे गले में गोल्ड मेडल डाल दें, और वो फर्स्ट भी आता है। आपको पता है उसके सारे सब्जेक्ट्स में ए स्टार। अब आप मुझे कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दें कि मैं एक कामयाब माँ बाप हूँ। अच्छा जी, वो बच्चा आगे बढ़ा,
मैनेजर भी बन गया 25 साल बाद। ऑफ कोर्स उसके ए स्टार आ रहे थे और ये सब चीजें तो होनी थी। अब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब गया, अब आई सारी लैकिंग सामने। अब वो जो लैक ऑफ स्किल्स था, वो जो आपने सुपरफिशियल चीजों पे तवज्जो दी थी, ये सुपरफिशियल चीजें जिन्हें हम कोर वैल्यूज समझते हैं। बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, उसका होमवर्क कराना, टाइम पे स्कूल भेजना, 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिलना तो सबसे बड़ी कामयाबी है कि पूरे साल में एक छुट्टी नहीं करी। बुखार भी था, मैंने फिर भी भेजा इसको, एक क्लास मिस नहीं करता वो बच्चा। ये वो पैरामीटर्स हैं, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमारे ज़हन में, हम अलग भी हो सकते हैं, मैं ये मेरे भी इंडिकेटर्स हैं एज अ मदर। नहीं, तुम जाओ स्कूल, तुम्हें जाना है, एक क्लास नहीं छोड़ो, यानी गुनाह कबीरा हो जाएगा। वर्चुअल लेसन्स जो बच्चों के पिछले साल गए हैं, उसमें जो माँ बाप ने, टीचर्स ने तो किया ही किया है, मैं खुद टीचर हूँ, मैं अपने बारे में ये बात कह रही हूँ, जो माँ बाप ने टॉर्चर सेल खोला है घरों को। नहीं, 8 लेसन है, तुमने बैठना है स्क्रीन के आगे, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि उसने एक भी लेसन अगर मिस कर दिया तो 25 साल बाद वो जो कंपनी की जॉब या वो जो डॉक्टर या वो जो हमने सोचा हुआ है ना, अच्छा फिर अपनी महरूमियां, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, इसको तो मैं बना के रहूंगी। मैं कंपनी नहीं खोल सका था, मैं चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट के, ये तो बिजनेसमैन बन के ही रहेगा। मैं इंजीनियर नहीं बन सका था, मेरा बेटा बनेगा। अपने फेल्यूर्स के लिए आप अपने बच्चों को उनका इंटरेस्ट, उनकी सोच, उनकी दिलचस्पी जाने बगैर ये फैसला कर रहे हैं, जब वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है कि ये लड़की डॉक्टर बनेगी, ये लड़का इंजीनियर बनेगा, और फिर आपने एक जिद लगा लिया, आपने एक्सपेक्टेशन बांध ली है, मैं इस एरिया में कराची के, इस्लामाबाद के घर नहीं खरीद सका था, ये खरीदेगा, इसका बंगला होना चाहिए। भाई क्यों, मैंने सोच लिया इसके लिए। जो चीजें हम अपनी जिंदगी में अचीव नहीं कर सके किसी भी वजह से, अब वो हमारी औलाद को बाय हुक और बाय क्रुक अचीव करनी है, ये हमारा टारगेट है। उसके लिए जाहिर सी बात है, हम उसको नहीं लेसन छोड़ने देंगे, उसको तो ग्रेड लाने ही, उसको तो रिजल्ट लाने, उसको तो हम उसको एक कामयाब इंसान देखना चाहते हैं। वो कामयाब होगा तो बड़ा घर बनाएगा ना, वो कामयाब होगा तो बंगला बनाएगा ना, वरना कैसे। मटीरियल से जोड़ दिया सारी चीजों को, रिसोर्सेज से जोड़ दिया कामयाबी को, रिसोर्सेज से जोड़ दिया खुशी को। अच्छा, बात कहां से शुरू हुई थी, रिलेशन बनाने से। अब रिलेशन जो है, हम अपने बच्चों को रिस्पेक्ट कैसे दें और रिस्पेक्ट क्या है, बात यहाँ से शुरू हुई थी और आगे लंबी चली गई। What do you mean by respect? ये एक सवाल अपने आप से मैं पूछूं, क्या मैं अपने बच्चे से उतनी ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करती हूँ जितने रिस्पेक्टफुल तरीके से मैं स्कूल में अपनी कुलीग टीचर्स से बात करती हूँ, या अपने बॉस से बात करती हूँ, या अपने इन-लॉज से बात करती हूँ? वहां तो आप देखें अखलाक कौन से केटू पे चढ़ा हुआ होता है। मतलब अगर कोई बात बुरी भी लग रही है तो मैं एब्जॉर्ब करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये सामने वाला शख्स मुझसे ज्यादा ताकतवर है, या ताकतवर नहीं है तो एटलीस्ट मेरी बराबरी का तो है। कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर मैंने अपने बॉस से हार्शली बात करी तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मुझे जॉब में डिफिकल्टी होगी। अगर मैंने अपनी मदर इन लॉ से या किसी से भी अपनी मदर से हार्शली बात करी तो मुझसे नाराज हो जाएंगी, यानी कोई ना कोई डर रहता है हमें। फ्रेंड से बात करी तो यार ये बुरा मान जाएगा, बात तो गलत कर रहा है लेकिन मैंने बर्दाश्त कर ली। अच्छा, ये बराबरी का दर्जा हम अपने बच्चे को नहीं देते। अभी इस हॉल में अगर कोई बच्चा आए ना, 2 बच्चे छोटे, 4 साल 7 साल वाले एज ग्रुप या 10 साल वाला आके बैठे ना, पता है हम सब ने क्या करना है, बेटा ये पानी की बोतल उठा के देना, इधर आओ, बेटा ये टिश्यू का डब्बा उन आंटी को पकड़ा कर आ जाओ, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है, इधर आओ, कितने साल के हो, किस स्कूल में पढ़ते हो। यार मतलब ये मैं ऐसे बात क्यों करूंगी उस बच्चे से, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसको अपने से कमतर समझती हूँ। माजरत के साथ कमतर का वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है, पहले तो उसको कोई मिनिएचर ह्यूमन बीइंग ना समझे, उसको अपने बराबर का फुल एडल्ट समझे, बच्चे को पूरा इंसान समझे और पूरा इंसान माने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी मदर को, फ्रेंड को, बॉस को, हस्बैंड को, वाइफ को मानते हैं, अपने बराबर का मानते हैं ना आप। उसके साथ तो बड़ा तीर की तरह सीधे चलते हैं हम अपने बाकी सारे लोगों के साथ। बच्चे पर हमें कहीं ना कहीं होता है कि ये तो हमसे इंफीरियर है। इंफीरियर से मुराद ये कि ये बेबस है, क्या कर लेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो ये मुझे थोड़ी बदले में थप्पड़ मार सकता है।
वो तो 7-8 साल का बच्चा है। वो थप्पड़ आपने बैंक में जमा करा दिए, वो आपके बैंक में जमा हो गए वो थप्पड़, और वो 25 साल बाद आपको अल राजी बैंक से सूद समेत वापस मिलने वाले किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में। यकीन करिए जो कुछ हम कर रहे हैं ना, जो हरकतें कर रहे हैं, मैंने दाल चावल बनाए ना, और दाल चावल मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, वो मैंने बैंक में जमा करा दिया, मैंने उसकी चॉइस का ख्याल नहीं रखा ना। मैंने फोन किया हस्बैंड को, हाँ जी खाने में क्या खाएंगे, दाल चावल का मूड हो रहा है, सादा खाने का। बच्चे से भी पूछूं ना मैं, तुम्हारा क्या मूड हो रहा है? मैंने उसको तो एक छोटी सी बात पे भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। आज मेरा बिरयानी का मूड हो रहा है, चले जी स्टूडेंट बिरयानी चले। बच्चे वो शक्ल नहीं, वो वहां जाके बैठ जाते हैं, वो स्पाइसी बहुत है वो नहीं खाई जा रही, अच्छा चलो तुम्हें कुछ भी बना के दे दूंगी, जैसे बच्चा ना हो गया, मतलब कौन हो गया, चलो इसको नगेट बना के दे देते हैं, फिर इसने कुछ नहीं खाया। पहले तो उसको पूरा दिलो जान से बराबर का इंसान समझेंगे, फिर उसके बाद रिलेशन बनेगा। जब हम सामने वाले को बराबर वाला ही नहीं समझ रहे कि ये मेरे बराबर का है ही नहीं, तो फिर मैं उसको रिस्पेक्ट कैसे दूंगी, फिर मैं उसको अपने डिसीजंस में ऑन बोर्ड कैसे लूंगी? आप बताएं, मैं तो उसको एक इंफीरियर ह्यूमन बीइंग समझ रही हूँ, मैं उसको कैसे ऑन बोर्ड लूंगी? मैं अपने 10 साल की बेटी से कैसे मशवरा लूंगी? मैं तो उसे किसी काबिल ही नहीं समझ रही हूँ। मैं मशवरा लूंगी अपनी दोस्त से, हाँ हेलो क्या करूँ, जॉब में ये मसला आ रहा है। मैं मशवरा लूंगी अपने हस्बैंड से। मुझे लगता है ये लोग ज्यादा यूजफुल है। ये तो बच्चा ये क्या बताएगा, ये तो बच्चा है। और अगर बच्चा इन्वॉल्व भी होता है तो हम कहते हैं तुम छोड़ दो, बड़ों की बातें तुम्हें नहीं पता, बड़ों की बातें तुम्हें नहीं पता। आप 8 साल की उम्र से प्लस बच्चा जो है वो बेहतरीन मशवरे देने के काबिल हो जाता है। आप कभी इन्वॉल्व करके देखें अपने किसी भी फाइनेंशियल मैटर में, किसी भी इकोनॉमिकल मैटर में, अपने रूटीन में, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, बच्चे को बुलाएं। 8 साल से जो प्लस एज ग्रुप है वो आपको बेहतरीन मशवरे देंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये मशवरे आ कहां से रहे हैं इनके दिमाग में। सारे ये प्रैक्टिस करके देखें आप। अच्छा जी, फिर दूसरी बात आती है टाइम। हम सब बात करें टाइम दें, बच्चों से दोस्ती करें, उन्हें गले लगा लें। क्वालिटी टाइम है क्या, इसको डिफाइन तो करें। क्वालिटी टाइम के इंडिकेटर्स क्या है? क्वालिटी टाइम के इंडिकेटर्स ये हैं कि एक तो जब बच्चे से आपने कोई बात करनी हो तो एजेंडा हो आपके पास। हम बच्चों से बात कैसे करते हैं, ओए इधर आओ, तुम इधर आना जरा, होमवर्क कर लिया, सबमिट करा दिया, नमाज पढ़ ली, खाना खा लिया, जाओ। यार ये आपने उसको टाइम दिया है या उसका टाइम लिया है? मतलब आपने तो उस टाइम ले लिया उस बेचारे से, मासूम से, और उसके बाद जाओ दफा हो जाओ, अच्छा मैं बिजी हूँ। काम की 3 बातें आपने पूछ ली है, ट्यूशन की भी बात पूछ ली, होमवर्क की भी पूछ ली, नमाज की भी पूछ ली, खाने पीने की भी पूछ ली। ज्यादा ही अच्छे माँ बाप है तो मेरी तरह ये भी कहते हैं कि शावर लिया या नहीं लिया। ये आपकी चेकलिस्ट थी जो आपने 3 मिनट में कंप्लीट करी और गंगा नहा लिया आपने कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। अब ये टाइम देना नहीं है, ये टाइम लेना है। टाइम देना क्या है? बेटा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके पास 10 मिनट है। उसकी इंडिकेटर्स हैं, एक तो उसकी ड्यूरेशन 20 मिनट से कम ना हो, एक वो अनइंटरप्टेड हो। आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। हम किसी से बात करते हैं, अपने बॉस से बात करते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, कैसे मोबाइल हम बाहर रखकर जाते हैं कि बीच में, और अगर कोई बेल बज जाती है तो हम कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी। बताएं आप जरा। और जब हम बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो तो बच्चा है ना, किसी की भी कॉल आई, बात करते करते, हाँ 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 ऑफिस से कॉल आई है, अच्छा जी, वो फादर जो है वो बात करते करते बाहर निकल गए और बच्चे से आपकी बात वहीं रह गई। अगर अर्जेंट कॉल है तो आप उठाएं और बच्चे से फिर बाद में फॉलो अप करें उस कॉल के कि हाँ बेटा तुम दोबारा आओ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, लेकिन ये अर्जेंट कॉल के लिए। अदरवाइज कॉल रिसीव मत करें। बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि ये देखो इसकी कॉल आ रही है लेकिन मेरी और तुम्हारी बात इस कॉल से ज्यादा अहम है, मेरी और तुम्हारी बात मेरे बिजनेस से ज्यादा अहम है, मेरी और तुम्हारी बात मेरी कंपनी और मेरी जॉब से ज्यादा अहम है। उसको इस तरह एहसास डेवलप होगा कि अच्छा हो, मुझे प्रायोरिटी दी जा रही है। इस तरह हम उसे यकीन दिला सकते हैं कि मैं तुम्हें बराबर का इंसान समझता हूँ, तुम मेरे बराबर के हो। कंपैरिजन,
बराबर का हमने कहाँ से समझना है? हम डांट में हमेशा यही बात करते हैं कि हमारी तो जरूरत नहीं थी अपने माँ बाप के सामने बोलने की, हमने तो कभी अपने माँ बाप के सामने जो उन्होंने कह दिया वो हमने कर दिया। तो भाई अगर आप इतने लैक ऑफ विजन वाले थे तो आपने उसको भी ऐसे ही बना देना है। उसकी खुद एतमादी, उसकी सेल्फ स्टीम, उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिशात का उतना ही एहतराम करें जितना आप अपने बॉस, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड या वाइफ की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। तो पहले तो ये मानना कि वो एक पूरा इंसान है और पूरा एडल्ट है, उसकी अपनी ख्वाहिशात है, अपनी चॉइसेस है। वो नहीं जाना चाह रहा आपके साथ सुपरमार्केट इस वक्त, भाई उसका मूड नहीं है इस वक्त, उसका मूड नहीं है, उसका मूड कुछ और करने का है। एक दिन आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, आपने अच्छा तुम बताओ आज तुम क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट डे वो खुद आपके पास आएगा, आपका बच्चा, और कहेगा वो आप कल कुछ कह रहे थे ना सामान लाना है, चले वहां जाके सामान लेकर आते हैं। अच्छा, क्वालिटी टाइम के इंडिकेटर्स की तरफ मैं दोबारा आऊं तो 3 है। ड्यूरेशन 20 मिनट से कम की ना हो, अनइंटरप्टेड हो। तीसरा बड़ा अहम है, अर्ज टू मीट अगेन, अर्ज टू मीट अगेन। उसमें एक दोबारा से मीटिंग की तमन्ना, ख्वाहिश छोड़ दें, यानी उसको ऐसा लगे कि अब अम्मी मुझसे दोबारा कब बात करेंगे, अब अब्बू मुझसे दोबारा कब बात करेंगे। वो ऐसी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो कि उसके हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पता है क्या है, या तो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, कोई क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दें, कोई तजस्सुस छोड़ दें, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात, कुछ भी उसके दिमाग में ऐसा छोड़ दें कि वो कल, हमारे बच्चे हमसे भाग रहे होते हैं ना कि नहीं नहीं बात नहीं करनी, गेम खेल रहे हैं ये वो कल खुद आए आपके पास कि मामा बैठ के बात करें। अब बात करने के लिए एजेंडा होना चाहिए, एजेंडा उनका होना चाहिए, एजेंडा पॉइंट आपके बच्चे के होने चाहिए। वो किस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता है। आपके तो टॉपिक हम सबके सेम है, मेरे भी सेम है, यकीन करें हम सबका दुख और रोना सेम है। हमारा सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ ले, उसके पास एक अच्छी डिग्री आ जाए, उसकी अंग्रेजी तो बहुत ही अच्छी हो जाए, 4 चांद लग जाएंगे और वो मैनेजर बन जाए, बस खत्म। उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, दैट्स इट, अच्छी जॉब, दैट्स इट, खत्म। उसको स्विमिंग आती है या नहीं आती है, उसको हॉर्स राइडिंग आती है या नहीं आती है, वो कितना खुश है अपनी जिंदगी से, वो कितना मुतमईन है अपनी जिंदगी से, ये सब सेकेंडरी बातें हैं, ये हमने नहीं सोचनी है। उसकी मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, उसकी सोचों में क्या चलता रहता है, ये कभी देखेंगे, हल्ली वल्ली टाइम मिलेगा तो देखेंगे, लेकिन प्राइम फोकस ये। तो मीटिंग के लिए एजेंडा बच्चे का होना चाहिए, उसका तो पता चले कि वो क्या सोच रहा है। और आप ये ना सोचिए आजकल के बच्चे कार्टून और गेम से बहुत आगे निकल चुके हैं, उनका दिमाग हर तरफ दौड़ रहा है मीडिया की वजह से, हर तरफ। मेरी अपनी बेटी ने मुझे कहा कि ये मम्मा आप क्या कर रही हैं, 11 घंटे की जॉब, आपकी अर्निंग और आपकी ड्यूरेशन ऑफ जो जॉब है वो मैच नहीं करते हैं। ये एक 11-12 साल का बच्चा बात कर रहा है कि 11 घंटे की जॉब और आप जो अर्न कर रही हैं वो मैच नहीं करता है, वो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई हो चुका है मीडिया की वजह से, उसमें सही गलत हर तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है उनके दिमाग में। अच्छा, मैं बात कर रही थी बैंक की, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना चीजें, अच्छा बुरा सलूक हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी मर्जी का खाना नहीं बन रहा, ये वो, उनको 2 थप्पड़ भी मार दिए। अब उनकी आंखें कैमरे की तरह है, हर बच्चे में एक कैमरा लगा हुआ है और वो ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग पर है, वो ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग पर है और रिकॉर्डिंग होती ही चली जा रही है। और उस रिकॉर्डिंग के असरात आएंगे फिर वही जो मैं आपको बता रही हूँ, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, कॉलेज से वो एक कामयाब इंसान बन के निकल चुका, डिग्री ले ली उसने, फिर जब उसकी शादी होगी और वो वाली लैकिंग्स फिर लोगों से, पब्लिक डीलिंग से और इन सब चीजों में, हम और आप जितने यहाँ बैठे हुए ना, जो हमारी जनरेशन है, हम कंपैरेटिवली कामयाब हैं, कंपैरेटिवली कामयाब हैं हम। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं मोटिवेट कर रही हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अच्छे बुरे हर सिनेरियो से हमारा एक्सपोजर हुआ है। अच्छा जी, अब बात है बच्चे की मर्जी की। बच्चे का स्कूल, यकीन करें मेरे अपने जानने में इतने लोग हैं, बच्चे का स्कूल चेंज करा दिया बच्चे से पूछे बगैर, बच्चे को पता ही नहीं है, कल तक वो किसी और स्कूल में था, आज वो किसी और स्कूल में जा रहा है। बच्चों से रिलेटेड जो फैसले हैं, अच्छा जी मैंने अपनी दोस्त को फोन किया, यार मैथ की कोई अच्छी ट्यूशन टीचर बताओ, हाँ मेरी बेटी का भी A ग्रेड आ गया था, तुम भी पढ़वा लो। बच्ची को नहीं पता उस टीचर का नाम क्या है, उससे मैंने मिलवाया नहीं, उससे मैंने तारुफ नहीं करवाया, और कल से हमारे घर में एक टीचर आना शुरू हो गया और वो मैथ पढ़ा रहा है और बच्चा यूं ब्लैंक है आपका।
मतलब उसको आपने ऑनबोर्ड ही नहीं लिया कि बेटा ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारे मैथ की स्किल्स वीक हैं, तुम क्या कहते हो, क्या ये घर पे कवर हो जाएंगी या तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। फिर उस टीचर से आप मिलवाएं तो सही उसको, 2-3 दिन इंट्रोडक्टरी क्लासेस तो करवाएं। वो जी बस क्योंकि मैं तो पेरेंट थी, मैंने डिसाइड कर लिया, स्कूल भी चेंज करा दिया। ए लेवल के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो आके रोते हैं, मिस अबू कह रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी में तुमने एडमिशन लेना है, तुम्हें लंदन जाना ही जाना है, हर हाल में जाना है, और मैं यहाँ नहीं जाना चाहता या मैं यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहता। अच्छा पेरेंट्स का क्या है, हमें पता है तुम्हें नहीं पता, हमारा एक्सपीरियंस है तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, हमने दुनिया देखी है। यानी बार बार ये ताना देना कि मैं तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, माँ बाप का बार बार अपने बच्चे को ये यकीन दिला देना कि मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपोजर, मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है, तो ये तो दो कौमी नजरिया हो गया, हमारा अलग मुल्क है उनका अलग मुल्क है बच्चों का। मैं और मेरे हस्बैंड तो आसमान से उतरे हुए, हम तो आसमान से उतर कर आए, हम तमीज वाले लोग भी थे, हम कामयाब भी हुए, हमने अपने माँ बाप के सामने भी कभी बदतमीजी नहीं करी है, हमारी नॉलेज भी है, हमने अमेरिका भी गए हैं, तो हम यूरोप भी गए, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो बस ठीक है, आपने तो लेबल लगा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है। अच्छा जी, बच्चे का रिजल्ट खराब आ गया, खुदा ना खास्ता, ठीक है, अब मुझे तो पता था यही आना है, ओ भाई तुम्हें पहले पता ही था तो बस फिर फातिहा पढ़ लो। मुझे पता था जो तुम्हारे कारनामे थे ना, जो तुम्हारी करतूतें थी, अब यहाँ पर हम हो रहे, हमारी वर्डिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, हम यहाँ पर ऐसे कोई तौबा करनी चाहिए, ऐसे हार्श वर्डिंग्स हमने स्टार्ट कर दी है कि आप आगे तक का उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया एक साइंस में कम मार्क्स आने पर। इसमें कुछ नहीं बनना, ये इसको दुकान डाल के दे देना। जजमेंटल कंक्लूजन ड्रॉ कि तू एक नाकाम बंदा बनेगा, एंड दैट्स इट। ये अच्छा, ये हम गुस्से में बोल रहे हैं, हम चाहते नहीं है ऐसा, हमारा बोलने का वो मतलब उस वक्त नहीं होता, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा, लेकिन मतलब लफ्जों का जो चुनाव है ना, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, डांटते हुए भी और सिलेक्शन ऑफ द वर्ड तारीफ करते हुए भी। अच्छा आपका बच्चा एक बहुत अच्छा काम पेंटिंग करके लाया है आपके सामने, ठीक है, ये मम्मा मैंने बनाई है, मम्मा किचन में काम कर रही है, ठीक है, अच्छा जी गुड जॉब, अंग्रेजी सीख ली हम लोगों ने, वेल डन, तारीफ हो गई जॉब। वो शक्ल ही देख रहे यार, ये गुड जॉब तो एक इंट्रोडक्टरी कमेंट होना चाहिए था, एक्सप्लेन तो करें कि तुमने ये जो इसमें येलो कलर और ग्रीन को मैच किया है, और ये जो तुमने शेडो दिया है, ये जो वाटर पेंट किए हैं, ये जो तुमने ट्री का साइज लिया है, ये जो इसमें तुमने ग्लिटर अप्लाई किया है, इसकी वजह से इसका बैकग्राउंड इफेक्ट एनहांस हो रहा है, डिफाइन तो करें। उसको अप्रिशिएट करने के लिए 2 मिनट तो निकालें, चूल्हा बंद कर दें, आपको मसाला नहीं चलेगा बिरयानी का। बच्चा व्हाट्सएप कर रहा है बाप को, मैंने ये मेरा रिजल्ट आया, ये चीज है, गुड जॉब, बिल्कुल सही शर्मीन, थम्स अप, वेल डन, खत्म। मतलब हद है यार। अच्छा अगर कुछ फैमिलीज में है अप्रिशिएट करने के कुछ तरीके हैं, और शाम में होटल में चलते हैं, डिनर रख लेते हैं, बुलाओ जरा इसकी चच्ची को, बहुत बोला करती थी ना, आज पता चलेगा मेरे बेटे का एडमिशन हुआ है। यार आपको उस औरत से बदला लेना है जिससे 20 साल पहले आपकी कभी कोई लड़ाई हुई थी, ये दिखा के कि मेरा बच्चा आज एक कामयाब इंसान बन गया। अब देखना आप वो फीमेल अपने हस्बैंड को, अब देखना तुम्हारी फैमिली वाले कैसे जेलस होते हैं मुझसे। अच्छा वो बच्चा देख रहा है कि यार A स्टार मेरे आए हैं और ये मेरी दादी पुप्पियां मुझसे जेलस होंगी, वो बोल कुछ नहीं रहा। अच्छा अगर वो बोलने की कोताही करे भी तो मैं, तुम चुप रहो, मैं जानती हूँ इन लोगों को। अब आपने उस बच्चे के माइंड में ये भर दिया कहीं ना कहीं कि देखो ये इस तरह भी होता है, नेगेटिविटी भर दिया आपने उसके अंदर। वो एक खुशी का मौका था ना, उसको फैमिली फन बनाते, उसको आप एंजॉय करते। फिर जब वो चच्ची या फूफो खुदा ना खास्ता या कोई भी आ गया उस पार्टी के अंदर, फिर आपने उसके एक एक बच्चे की मार्कशीट मंगानी है, फोटोकॉपी, कि तुम अपने बच्चे के ग्रेड लाओ, ये मेरे बच्चे के ग्रेड आए। यानी हमारा जो मुकाबला है ना वो नस्लों तक जाता है, और उसका सारा बोझ उठाना पड़ता है हमारे बच्चों को। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने MBBS किया है, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड एन एजुकेटर बाय चॉइस, लेकिन अगर मैं किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहती थी और वो मैं नहीं कर पाई, तो अब कहीं ना कहीं मेरे पास ये ख्वाहिश होगी कि अब
तुम करो बेटा, आ जाओ, जो मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो फलाने मेरे दोस्त या रिश्तेदार ने मुझे ये ताना दिया था कि यार शाइस्ता ने एमबीबीएस के बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करी, अब मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। माफ कर दे भाई, अपनी दुश्मनी अपने तक रखे, उसको अगली जनरेशन में उन नफरतों को, उन कंपैरिजंस को, उन मुकाबलों को ट्रांसफर ना करें। अच्छा, कुव्वत बर्दाश्त। तो बच्चों को एक अच्छे लिसनर की जरूरत है। बच्चे को जजेस की, टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, उन्हें मेंटोर्स चाहिए। आप बच्चे के काम को देखते रहें, चुप करके ऑब्जर्व करें, उसको डायरेक्शन दें, उसको गाइड करें, उसके काम में बुराइयां मत निकालें। बुराई निकालने से वो डीमोटिवेट होगा, उसे फेल होने दें। उसने पेंटिंग करी है, आर्ट कंपटीशन में नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, फेल होने दें। स्पोर्ट्स में नहीं उसकी पोजीशन आई, रैंकिंग आई, फेल होने दें, फेस करने दें फेलियर्स। हर कंपटीशन में जीतना जरूरी नहीं है, हर एग्जाम में ए स्टार लाना जरूरी नहीं है, हर काम में कामयाब होना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, फेलियर्स का सामना कैसे करें, मैनेज कैसे करें? क्या मतलब हमारा बच्चा फेल हो रहा है और आप कह रही हैं कि आप चुप करके मुस्कुराते रहे, गाने सुनते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि फेलियर्स को वो मैनेज कैसे करें, उसे ये सिखाएं। अच्छा, अब ये हो गया बेटा, इसको छोड़ो, अब इसको मैनेज कैसे करना है। पता है ये कहाँ से आएगा? ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उसके माइंड में कहाँ से आएंगे? माँ बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है। मैं खाना बना रही हूँ ना, मेरा खाना जल गया, मुझे चाहिए मैं अपने बच्चे को किचन में बुलाऊं, ये देखो ये मुझसे ये हो गया, यानी उसे ये यकीन दिलाऊं कि इतनी समझदार होने के बावजूद उससे भी खाना जल सकता है। उसका फादर ये बोले कि ये मैंने एक्शन प्लान बनाया था, उसके बावजूद मुझे बिजनेस में लॉस हो गया। अपने फेलियर्स को कोड करें उनके सामने कि हम यहाँ यंग एज में फेल हुए थे, इंटर में मेरा भी सी ग्रेड आया था, वो मार्कशीट छुपा के नहीं रखें, वो उसको दिखाएं, अपने कारनामे उसको दिखाएं, उसके सामने रखें और फिर बताएं कि इनको मैंने कैसे कंपनसेट किया था। यकीन करें, अपनी डिग्रियां दिखाएं तो वो उन्हें बताएं कि देखो ये हुआ था और फिर इसको मैंने ऐसे मैनेज कर लिया था, इसने मुझे सपोर्ट किया था और देखो आज मैं कामयाब हूं। अपने फेलियर्स को कोट करेंगे तो वो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन सामने आ जाएगी ना कि अच्छा अम्मी से भी तो ये मिस्टेक्स हुई है, अब्बू से भी तो ये मिस्टेक्स हुई है, फिर उन्होंने ऐसे मैनेज किया था। हम क्या करते हैं उनके सामने ऐसी जबरदस्त स्टार प्लस वाली एक्टिंग करते हैं कि मैं तो शुरू से झूले में ही कामयाब पैदा हुई थी, तू एक निकम्मा नालायक बंदा कहां से आ गया। ये हमारा एक्शन होता है, एक्टिंग होती है अपने बच्चों के सामने। अपना जो रियल फेस है वो हम अपनी नाकामियां, अपनी चीजें, हमें कितनी दफा वीजा प्रोसेसिंग करनी पड़ी, कितनी दफा रिजेक्ट हुआ, जब मैं जद्दा में आई तो मेरी स्ट्रगल्स क्या थी, वो सब हम पता नहीं क्यों छुपा लेते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्यों छुपा लेते हैं, टाइम नहीं होता डिस्कस करने का, या हमें लगता है कि कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इसके बाद इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल, मैंने कहा ना बराबर का इंसान समझे। अब जब आपने उनको बराबर का समझ ही लिया है तो उन पे एक मेहरबानी और कर दें, उनको अपने बजट में शामिल करें। बजट में कैसे शामिल करें? फॉर एग्जांपल बिजली बहुत महंगी हो रही है, ठीक है, 1000 रियाल का आपका एक महीने का बिजली का बिल आया, आप अपने 2-3 जितने भी आपके बच्चे हैं उनको बिठाएं, रिगार्डलेस ऑफ द एज। 5 साल का बच्चा भी बहुत बातें समझ लेता है, उसे बिठाएं और बताएं ये सब एसी चलते रहते हैं और इंडिकेट करें। इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए, बातचीत में क्लैरिटी होनी चाहिए। हम पता क्या करते हैं, हस्बैंड आया, ये देखो बिजली का इतना बिल आया, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों को, दैट्स इट। इससे बच्चे को क्या बात समझ आई है? इससे बच्चे को क्या बात समझ आई है? मुझे ये बता दें, पाकिस्तान शिफ्ट करा रहा हूँ तुम लोगों को, उससे नहीं खर्चे देखे जाते। इससे बच्चे को कुछ नहीं समझ आया, यकीन करें, इससे कुछ भी नहीं उसके पल्ले पड़ा कि ये फादर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बैठे, ये बिजली का बिल दिखाएं उसको, फोटोकॉपी करा के तीनों बच्चों में बांट दें, इंडिकेट करें इस रूम का एसी कंटिन्यूअस चलता रहता है, सही है। अच्छा, अब ऑल्टरनेटिव बताएं कि कूलिंग लीक तो नहीं हो रही, उसको लीडर बना दें, सबसे बड़े बच्चे को। तुमने इसको बिल को कंट्रोल करना है और 600 रियाल तक लेके जाना है नेक्स्ट मंथ, मेरी हेल्प करो। हेल्प मांगे उनसे, आपकी फाइनेंशियल ये हेल्प हो गई ना, 400 रियाल आपके बच जाएंगे। और आपने उसको अकाउंटेबल भी बना दिया, आपने उसको रिस्पॉन्सिबल भी बना दिया। इस तरीके से अपने बजट में इन्वॉल्व करें। हम मदीना जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यहाँ पर मदीना हम ज्यादातर जाते हैं। ट्रैवल प्लान्स, पाकिस्तान जा रहे हैं, ट्रैवल प्लान्स अपने बच्चों को
उनसे बोले टिकट सर्च करो सबसे सस्ता वाला, अच्छा वाला, ये मेरी 20,000 रियाल की रेंज है, ये पूरा ट्रिप मुझे प्लान करके दो 20,000 रियाल में। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आपका बच्चा डिज्नी वर्ल्ड में जाएगा ना, तो वो $400 का टॉय नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको तो आपने लीडर बनाया हुआ है पहले। आपने अपने पैसे तो उसके हाथ में दिए ना, यानी फिजिकली आपने पैसे अपने पास ही रखे हैं, लेकिन आपने उसको लीडर बना दिया है आपने कि इसको मैनेज कर दो, मुझे नहीं पता। अब वो ऑनलाइन टिकटें भी सर्च करेगा आपके लिए, डिस्काउंट भी देखेगा, दिमाग खुला ना उसका। अच्छा फिर किस होटल में पापा रुके, फिर वो आपसे ये फरमाइश भी नहीं करेगा कि मुझे 5 स्टार में रुकना है, क्योंकि वो तो रेंज में ही नहीं आ रहा। अब उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आप उसकी कर रहे हैं, और आप उसको अपना साथी भी बना रहे हैं साथ साथ। ये है रिलेशनशिप। पार्टनर बना लिया ना आपने उसको अपना, उसको आने वाली जिंदगी के लिए आपने प्रिपेयर कर दिया कि ये महीने की जो बजटिंग है उसको आपने ऐसे मैनेज करना होगा। और आप में से कोई सवाल करना चाहे तो वो कर सकता है, मुझे रोक के। मुझे रोकना वैसे मुश्किल है। अच्छा, अब इसमें एक और मसला है। शेयरिंग के नाम पे हमारी सोसाइटी में बड़ा जुल्म हो रहा है। खुदा के लिए ये जुल्म करना बंद कर दें। वो जुल्म क्या है कि आपका बच्चा है बड़ा 7 साल का, और छोटा बच्चा है आपका 5 साल का, और उससे छोटा बच्चा है 2 साल का। एक टॉय है घर में। पहला सवाल तो ये कि एक टॉय क्यों है, 3 क्यों नहीं है, या तो फिर टॉय हो ही ना। अच्छा जी, अब वो एक टॉय है शरारत और फसाद की जड़। आपने अपने 7 साल वाले बेटे को बोला, ओए छोटे भाई को दे दो। क्या वो 7 साल का बच्चा अपने बचपन से निकल चुका है, जो वो अपना बिल्कुल फेवरेट टॉय जो है वो अपने छोटे भाई को दे दे? 5 साल वाले को आपने एक थप्पड़ लगाया, वो 2.5 साल वाला रो रहा है, उसको तो चुप कराओ, उसको दे दो। क्या वो ये तो बड़ा है, तुम बड़े हो। इसका रीजन आप क्या देते हैं? तुम बड़े हो। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? क्या उसका बचपन वो 25 साल का हो गया है? क्या उसका बचपन मुकम्मल हो चुका है? वो खिलौना उसके लिए भी उतना ही कीमती था, लेकिन आपने कह दिया कि तुम बड़े हो। ये लफ्ज बोल बोल के यहाँ पे मैंने आपको पता है इतने केसेस देखे। वो लोग शादियां भी नहीं करते, 50-60 साल यहाँ सऊदिया में और मिडिल ईस्ट में गुजार देते हैं, और वो वहां पे अपनी बहनों की क्या पूरे गांव की शादियां कर देते हैं बड़ा होने के नाम पर, बड़ा भाई होने के नाम पर। और आखिर में क्या होता है, वो उन्हीं में से कोई छोटा उठता है, वो उनकी ऐसी मजेदार किस्म की इंसल्ट करता है कि वो सीधा हार्ट अटैक से जन्नतुल बकी में पता चलता है दफनाए गए बड़े भाई जो थे। तो प्लीज अपने ऊपर भी जुल्म ना होने दें। ये बड़ा भाई बड़ी बहन वाले जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं, इनको लिमिट में रखें, वरना फिर आपकी अगली जनरेशन को ये पे करना पड़ेगा। वो आ भी रहा है, एक परदेश ड्रामा भी आ रहा है, इस पे बड़ा अच्छा बना हुआ है, अगर कोई देख रहा हो तो, कि किस तरह कि फिर किस तरह आपके बच्चों को वो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, जो बड़े बहन भाइयों वाले भी ड्रामे हैं हमारी सोसाइटी में। जी, एक क्वेश्चन है मेरा। अगर एज अ पेरेंट सबसे बेस्ट चीज जो हम बच्चे को दे सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो क्या है? मेरे दिमाग में इस वक्त 1000 चीजें, सॉरी टाइम की कमी की वजह से वो कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन एक क्वेश्चन, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सबसे बेस्ट गिफ्ट, एजुकेशन मैंने कहा वो तो देनी है ना, वो तो रेगुलर टास्क होता है। सबसे बेस्ट गिफ्ट उसकी जिंदगी का, उसको कामयाब बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी माइंड में है तो बताएं। मेरी अपने हस्बैंड से बात होती रहती है, उनको जवाब देना चाहिए वैसे। जी बताएं, कोई भी आइडिया, जरूरी नहीं है कि वो सही जवाब हो, कोई इसमें वो नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस दें, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त चीज। तो ये सारी चीजें, इसको मैं कंक्लूसिव रिमार्क्स के साथ यूं एंड करूंगी कि रूटीन, शेड्यूलिंग, जितने भी बड़े बड़े आप देख लें ना सीईओ और मैनेजर्स, और आप देखिए उनकी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होती है। वो अपने एक दिन को अच्छा प्लान करते हैं, प्रोडक्टिव प्लान करते हैं, उनकी जिंदगी का शेड्यूल बना दें। क्योंकि आपको पता है 10 साल की जो उम्र का बच्चा है ना, उसको टाइम पास होने की सेंस नहीं पता होती है। वो रोबलक्स में बैठा हुआ है तो वो बैठा हुआ ही है, 10 घंटे खेल रहा है, वो उसको नहीं पता चल रहा कि 8 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसको मैं एंड पता कैसे करूंगी? ये जो टाइम पास होने का एहसास है ना, इससे बड़ी मजे की बात निकल रही है। तुम जिंदगी के 15 साल में हो तो तुम्हें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, 20 साल में कौन से, हमारा कंसेप्ट पता है कि हम गुलाम बनाते हैं। मैनेजर तो 50 साल बाद ही बनता है बंदा, हमारे बच्चों के ज़हन में यही है। मैं आपको
यूके में दिखाओ 22 साल का लड़का मैनेजर है। तो शेड्यूलिंग एंड टाइम टेबल, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाइस्ता खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम इसे अप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और दोबारा एक बार फिर में हम अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करते हैं, मोहम्मद कबीर का। अगर वो आज ये प्रोग्राम स्पॉन्सर ना करते तो शायद हमें ये सारी बातें सीखने को ना मिलती। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे डॉक्टर शाइस्ता खालिद से तो प्लीज मोस्ट वेलकम। चलिए जी, अच्छा जी, अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिसेस साहिबा सादिक को इनवाइट करती हूँ कि वो आके जो है सब आगे बढ़ते हैं और मैं जो है इनवाइट करती हूँ मिसेस कबीर को कि वो आए और डॉक्टर शाइस्ता खालिद को शील्ड प्रेजेंट करें। प्लीज वेलकम मिसेस कबीर। शाइस्ता खालिद, प्लीज वेलकम। आइए। एक बार फिर मैं डॉक्टर शाइस्ता खालिद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने अपनी कीमती वक्त से जो है अपना वक्त निकाला और हमें बहुत सी बातें सिखाई जो हम इंशाल्लाह चीजों का आगे ध्यान रखेंगे फ्यूचर में। प्लीज वेलकम मिसेस डॉक्टर शाइस्ता खालिद। अब मैं मिसेस इरम शुएब को इनवाइट करती हूँ कि वो प्लीज स्टेज पर आए और चीफ गेस्ट को प्रेजेंट करें शील्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिसेस डॉक्टर शाइस्ता खालिद को स्टेज पे आने की दावत देती हूँ कि हमारी स्पीकर मिसेस इरम शुएब को शील्ड प्रेजेंट करें। जी, अब पोस्टिंग जो है वो मैं कर रही हूँ और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिसेस साहिबा सादिक को कि वो तशरीफ लेकर आए स्टेज पर और हमारी दूसरी स्पीकर मिसेस शारमीन शुएब जिन्होंने होस्टिंग भी की है उनको शील्ड प्लीज वेलकम।
थैंक यू मिसेस बदी एंड मिस साहिबा। जी अब मैं दावा देना चाहूंगी मिसेस सुधा खान, हमारी पैट्रन। प्लीज आप तशरीफ ले जाएं स्टेज पे। और हमारी स्पेशल गेस्ट मिसेस निदा जमील जो पढ़ाओ की तरफ से हमारे ऑनलाइन करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगी मिसेस निदा जमील से और मिसेस सुधा खान। थैंक यू भाभी। जी अब हमारे पास है मिसेस अनाहार, प्लीज आप तशरीफ ले जाएं स्टेज पर। और हमारी कुछ किस्मत है कि हमारे पास हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद है। उनकी जो रिफ्रेशमेंट है। और ड्यूरिंग द रिफ्रेशमेंट प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मिस शाइस्ता इज हियर, डॉक्टर शाइस्ता इज हियर एंड वी कैन इंटरैक्ट विद हर in an informal way. और साथ में you can also give your feedback or anything whatever you want to say in an informal way because we have to wind up this program. Time is short as we are. Thank you so much. Please Ms. Ada Sadu. आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। माशाल्लाह आज का सेमिनार बहुत नॉलेजेबल रहा। इसके लिए मैं अपने सारे स्पीकर्स का शुक्रिया, खास तौर पे डॉक्टर शाहिस्ता खालिद साहब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट किया। इसके अलावा मैं MSS मासा की लीडरशिप की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक सेमिनार अरेंज किया, और मिस्टर मोहम्मद कबीर साहब, जिन्होंने ये इवेंट स्पॉन्सर किया। मैं हमारी कोर कमेटी के मेंबर मिस्टर जावेद खिराज का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने आज का प्रोग्राम की कवरेज की, और बाकी सब वॉलंटियर्स का भी जिन्होंने हमारी हेल्प की। हमारे इवेंट की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मिसेस नीरज जमाल ने की है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आखिर में मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मासा के प्रोग्राम की भरपूर कवरेज की है। आप तमाम गेस्ट और जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मासा एक फैमिली है और फैमिली का जिक्र किए बगैर ये इवेंट अधूरा रहेगा। मैं आज का इवेंट अपनी मासा फैमिली के नाम करना चाहूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन सबके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। आप सबने यकीनन कुछ ना कुछ उनसे सीखा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा मासा को लोगों की खिदमत करने का मौका दे और हमारी ये कोशिश को कबूल करे। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।